अच्छा, बेसिकली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली कई दफा हमें क्राइसिस मैनेजमेंट करनी पड़ती है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अलाइन रहें, हम इसको रीलर्न कर लेते हैं, ठीक है। यू कैन डाउन योर हैंड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसकी डिस्कशन करते हैं एक दफा दोबारा, ठीक है। और जिन लोगों ने इसको नहीं लर्न किया, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा है हमारा प्रीवियसली, इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया, तो आज इस सेशन को मैं लेके आगे बढ़ूंगा। ऑलराइट, तो बेसिकली आर्ट ऑफ क्रिएटिव लर्निंग या क्रिएटिव थिंकिंग। तो जैसे आज अगर हम बात करें, हमारे इर्द गिर्द दुनिया में बहुत ज्यादा इनोवेशंस हो रही हैं, ठीक है, चीजें बदल रही हैं, मॉडल बदल रहे हैं, स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, डिजाइन बदल रहे हैं, आइडियाज बदल रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारी की सारी चीजें आ कहां से रही हैं, ठीक है। कौन है जो बेसिकली ये आइडियाज जनरेट करता है, ठीक है। और जो आइडियाज जनरेट कर रहे हैं, उस आइडियाज की यूटिलाइजेशन कैसे है, ठीक है। कौन से माइंडसेट रिक्वायर्ड है क्रिएटिव आइडिया जनरेट करने के लिए, ठीक है। और फिर क्या, किस तरह का एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है, किस तरह की मोटिवेशन रिक्वायर्ड है, ये स्किल बिल्ड कैसी होती है। तो आज के सेशन में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को इसका एक क्विक ओवरव्यू दूं। तो अगेन वेलकम यू ऑल। आप लोग काइंडली अपना रियल नेम यूज कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आपको सर्टिफिकेट और अटेंडेंस मार्किंग में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपने म्यूटेड रहना है, चैट को पोलाइटली यूज करना है, लिसन केयरफुली, और अगर आपका क्वेश्चन हो यू कैन रेज योर हैंड, और आप क्या कर सकते हैं, चैट में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमें कोशिश करनी है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें ताकि हमारा सेशन बहुत इफेक्टिव रहे। स्टिमफर्ड बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, पर्पस बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। स्टिमफर्ड की कोशिश ये है कि हम जो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की स्किल हैं वो आप लोगों के सामने लेके आए, जिन लोगों जो बहुत सारी ऐसी स्किल हैं जो दुनिया में बहुत इफेक्टिवली अपना रोल परफॉर्म कर रही है। शायद हम उस बारे में अवेयर नहीं है, क्योंकि हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो हमारे मॉडल्स हैं, वो थिंकिंग या वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसलिए जो बेसिकली इन स्किल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, और स्टिमफर्ड यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है कि आपके लिए डिफरेंट टाइप्स की वो स्किल लेके आता है। जी शान मोहम्मद, यू हैव रेज योर हैंड, आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ कहना चाहते हैं आप? हेलो शान मोहम्मद। नो सर। आप काइंडली फिर हैंड जो है वो लोअर कर लीजिएगा अपना, ठीक है। मैडम ये सर ये अटेंडेंस लगाइए और म्यूट भी करना है आपने। तो जिन लोगों ने ये सेशन अटेंड किया वो परेशान ना हो, मैं कोशिश करूंगा कि एक इनिशियल जो ओवरव्यू है थोड़ा सा क्विकली देके हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करें, ठीक है। जो लास्ट टाइम हमारा कुछ पार्ट रह गया था बेसिकली कि थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स क्या है, ठीक है, एक वो पार्ट हमारा रहता है, और फिक्सनेस के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन चीजों को जरा क्विकली पास ऑन कर दूं ताकि जो न्यू ज्वाइनर्स हैं वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टिमफर्ड को आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, ठीक है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में, और हमारी हर जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होती है, उसकी रिकॉर्डिंग हम अवेलेबल कर देते हैं। इन एनी केस अगर आपसे कोई पार्ट मिस भी होता है तो आप उससे फायदा उठा सकते हैं दोबारा। अच्छा, बेसिकली मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता चलूं। माय नेम इज मुदस्सिर शाद, आई एम द सीईओ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और इसलिए देखें, सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती हैं। आज अगर थोड़ा सा सिचुएशन में एक हमें क्रिटिकल फेस करनी पड़ी, तो उसके साथ ही फिर हमें उसके मुताबिक ही सोल्यूशन जो था, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपके लिए लेके आऊँ, तो एक इमीडिएट सोल्यूशन है जो मैं आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्रिएटिविटी है क्या। वजीर काशिफ, यू आर रेजिंग योर हैंड अगेन एंड अगेन, आपका क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, अगर आप इसको आगे बढ़ाने से पहले जो पहला सेशन हुआ है क्रिएटिविटी पे, तो उसको एक बार ओवरव्यू करके आगे बढ़े ना सर। आज के जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करें तो बहुत मेहरबानी होगी सर। थैंक यू सर। बेसिकली आप यही चाह रहे हैं ना कि मैं लास्ट सेशन का ओवरव्यू दूं और फिर नेक्स्ट पे जाऊं, यही आप कहना चाह रहे हैं यस ना? यस सर, यस सर, यस सर। उसका और जो वजीर मैं ओवरव्यू यही कर देके रहा हूँ, सर। मैं यही कर रहा हूँ, मैं क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। वेलकम। ओके पार्टिसिपेंट्स, तो क्रिएटिविटी नॉर्मली ऐसी टर्म है, हम अक्सर अपनी लाइफ में सुनते हैं, हम जानते हैं कि ये मुख्तलिफ जगह पे मार्केटिंग में ये टर्म्स आपको बार बार नजर आती होगी कि एक ऐसी टर्म है जो यानी जिससे हम अक्सर मुख्तलिफ जगह पे मुतारफ होते हैं।
मगर क्रिएटिविटी है क्या, क्रिएटिविटी आती कहाँ से है, हमने क्रिएटिविटी को बिल्ड कैसे करना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बेसिकली आज का हमारा कोर टॉपिक है जो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली मेरा जब ये क्वेश्चन होता है मुख्तलिफ जो लर्नर्स होते हैं कि आप क्रिएटिविटी के बारे में क्या जानते हैं, तो जो मेरे पास इसका आंसर आता है वो ज्यादातर बेसिकली आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को कहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली क्रिएटिविटी का रिलेशनशिप हमारी थिंकिंग की एबिलिटीज के साथ है, यानी हमारी जो इमेजिनेशन की सलाहियत है ना, जिसे हम तखय्युल कहते हैं कि अपने तखय्युल में सोचना, उसके साथ है। मगर क्रिएटिविटी उससे कहीं बढ़ के है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन आगे जाके देखते हैं। तो डेफिनेशन पे जाने से पहले हम ये देखें कि क्रिएटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए ये एक सर्वे है। ठीक है, ये ऑनलाइन सर्वे अवेलेबल है। IBM जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली एक IT की बहुत बड़ी फर्म है IBM, उसने ये सर्वे कंडक्ट किया 2010 में। अच्छा, इस सर्वे की जो सबसे खूबसूरत बात है वो इसकी जो सैंपल है। ठीक है, तो सैंपल में उन्होंने सिर्फ CEOs को टारगेट किया जिनका नंबर है 1500 इन 60 कंट्रीज एंड 33 इंडस्ट्रीज, ताकि किसी एक स्पेसिफिक कंट्री या इंडस्ट्री से रिलेटेड ना हो, हमें एक बहुत ही डाइवर्स ओपिनियन मिले। तो इस सर्वे में जो मेजर क्वेश्चन था वो ये था कि बीइंग अ CEO टॉप लीडरशिप इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने एम्प्लॉइज में ऐसी कौन सी स्किल्स देखना चाहते हैं कि जो उनके अंदर होनी चाहिए, जो उनके रोल के लिए इफेक्टिव है। ठीक है, और जब उनको लगता था कि शायद इस सर्वे का जो आंसर होगा वो कॉपरेशन होगा, ठीक है, वो हार्ड वर्किंग होगा, वो कमिटमेंट होगा, बट दे वर अमेज्ड जब उनके सामने इसका रिजल्ट आया। तो उसमें से जो स्किल सिलेक्ट की गई थी दैट वाज क्रिएटिविटी स्किल। ठीक है, तो याद रखिए क्रिएटिविटी ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको 1500 CEO ने मार्क किया कि ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर देखो दुनिया में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो हम कैसे इस इंपॉर्टेंट स्किल को अपने लिए बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हम कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। सेकंड, इसकी इंपॉर्टेंस के लिए आपके सामने मैं ये वीडियो प्ले करूंगा। ये वीडियो बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वीडियो है जिसमें उन्होंने ये पोस्ट की है, उसके आपको सोशल मीडिया और वेबसाइट पे मिल जाएगी। पोस्ट की गई है ये सितंबर 22 में। ठीक है, तो इसमें यह था कि 5 स्किल्स किड्स विल नीड इन द फ्यूचर। आज के बच्चे को कौन सी ऐसी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जो कि फ्यूचर में उसके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ये 5 स्किल्स हैं, अब देखिएगा जरा। जी, तो आप में से बताएगा नंबर 1 स्किल कौन सी थी। क्रिएटिविटी सर। नंबर 1 इज क्रिएटिविटी। नंबर 2 डिजिटल क्रिएटिविटी। डिजिटल। ठीक है, डिजिटल स्किल के बच्चे में ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो बेसिकली, जैसे देखें, नंबर 1 क्रिएटिविटी, नंबर 2 डिजिटल स्किल्स, और आज के दौर में डिजिटलाइजेशन के बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, नंबर 3 बताएगा कोई। कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन, क्योंकि याद रखिए दुनिया में जो भी अचीवमेंट है वो टीम वर्क के साथ है। अकेला शख्स को बहुत बड़ा दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, आपको हमेशा टीम की जरूरत होती है। आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज, जितने भी बड़े लीडर्स देखेंगे, उन्होंने सबसे जो पहला काम किया वो टीम बिल्डिंग किया है। कोई शख्स, कोई लीडर ऐसा नहीं होगा जिसने बगैर टीम के दुनिया में कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया हो। ठीक है, तो कोलैबोरेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
ठीक है। देखो ये एक्सेप्टेबिलिटी होती है ना, दूसरों के साथ मिलकर काम करना इजी जॉब नहीं है। मैंने बहुत सारे, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ इंटरेक्शन देखा, मैंने सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम देखा है लोगों में, वो प्रॉब्लम ये होता है, वो सिर्फ अपने हम ख्याल लोगों के साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उससे बाहर वो बेसिकली मिलना ही नहीं चाहते। तो ये इसका मतलब है कि देयर इज अ गैप ऑफ कोलैबोरेशन। अच्छा जी, नंबर 4 स्किल कौन सी है? ग्लोबल सिटीजनशिप। ग्लोबल सिटीजनशिप। क्यों? क्योंकि आज जो दुनिया है वो ग्लोबल विलेज बन गई है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर बेसिकली ये एबिलिटी हो कि हम ग्लोबल स्केल के ऊपर एक ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट बन सके, ठीक है, वहां पे उनके साथ जो रह सके, दैट इज ग्लोबल सिटीजनशिप। और फाइनली 5th वन कौन सी है? इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप। इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप, ठीक है। तो बेसिकली इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना आज के लिए और फ्यूचर के लिए। और आज देखिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं, ठीक है, जितनी भी बेसिकली इनिशिएटिव्स हैं, वो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हो रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं, मटेरियल चेंज हो रहे हैं, सप्लाई चेन चेंज हो रही हैं, तो सारे का सारा मकसद क्या है? ठीक है, ग्रीन की तरफ अगर चीजें शिफ्ट हो रही हैं तो मकसद ये है कि जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उसको कम किया जाए, दैट इज इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप। तो आपने देखा कि यहाँ पे भी जो फ्यूचर की स्किल्स है, मैं तो अभी आज की बात नहीं कर रहा, मैं तो फ्यूचर स्किल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर के लिए भी अगर आप अपने बच्चों को डेवलप करना चाह रहे हैं तो जो स्किल इंपॉर्टेंट है, जो आज इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रिएटिविटी स्किल। तो यहाँ से भी हमने ये देखा कि क्रिएटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है। क्रिएटिविटी क्यों जरूरी है? क्योंकि क्रिएटिविटी की जो आउटकम है, जो आउटपुट है, एक क्रिएटिव माइंड क्या देता है आपको? आइडिया, ठीक है। और आइडिया देखो जिंदगी के हर पहलू में अप्लाई होता है। बिजनेसेस परस्यू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बिकॉज दे वांट ब्रेक थ्रू आइडियाज टू compete इन अ हाईली डायनामिक वर्कप्लेस। एक आइडिया, ठीक है, आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। हर चीज एक आइडिया है, ठीक है। देखो व्हाट्सएप क्या है? एक आइडिया है ना। एक आइडिया को आपने एक प्रोडक्ट की शक्ल दे दी। फेसबुक एक आइडिया है, देखो कितनी बड़ी प्रोडक्ट बन गई है, ठीक है। चाहे वो ट्विटर हो या माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट हो, अब दुनिया में जो भी चीज देख रहे हो, हर चीज एक आइडिया होती है, ठीक है। तो इसलिए बिजनेसेस को ऐसे लोग चाहिए। क्वेश्चन था ना कि बिजनेसेस को क्रिएटिव लोग क्यों चाहिए? बेसिकली उनको क्रिएटिव लोगों से आइडियाज चाहिए, और ये वो आइडियाज, वो ब्रेक थ्रू आइडियाज जो उनके बिजनेसेस को जंप दे सके, ठीक है, और उनके बिजनेस को सस्टेनेबल रख सके। और आज का जो दौर है वो सस्टेनेबिलिटी का है। आज के बिजनेसेस में जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो ग्लोबलाइजेशन है, वो चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, डिसरप्टिव इनोवेशंस हैं, या एवरेज शेल्फ लाइफ जो बिजनेसेस की वो कम से कम होती जा रही है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि बिजनेस अब ग्लोबल हो गया है, कंपटीशन ग्लोबल हो गया हुआ है। अब लोकल स्केल से चीजें बहुत ज्यादा आगे निकल गई हैं। आपको नहीं पता आपके सामने आने वाला कंपटीशन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज होती जा रही है, बिजनेस के लिए चैलेंज है ना। अब एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, पता चलता है तब तक नई टेक्नोलॉजी आ गई, पुरानी ऑब्सोलीट हो गई है। डिसरप्टिव इनोवेशंस के ऐसी इनोवेशंस जो कि एग्जिस्टिंग मार्केट को टोटली रिप्लेस कर दें। जैसे देखें जो बहुत सारी सोशल मीडिया के आने से या इंटरनेट के आने से जो पुरानी मार्केट जो हमारे इर्द गिर्द थी, ऑडियो वीडियो कैसेट्स और कार्ड्स और इस तरह की कितनी मार्केट थी, वो खत्म हो गई हैं, वो बिजनेसेस ही खत्म हो गए हैं। तो बेसिकली डिसरप्टिव इनोवेशंस का मतलब है ऐसी इनोवेशन जो पुरानी जो सोल्यूशन है उनको ऑब्सोलीट कर दे मार्केट से। शॉर्टनिंग एवरेज लाइफ, बिजनेस लाइफ। और बिजनेस की जो लाइफ है, एक वक्त होता था फॉर्च्यून 500 कंपनीज की एवरेज लाइफ 50 ईयर प्लस थी। आज कंपनीज की जो एवरेज लाइफ है वो 10 to 15 ईयर है, ठीक है। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबल कैसे रहे मार्केट के लेवल पे, मार्केट प्लेस पे, अब सस्टेनेबल कैसे रहे, ठीक है। तो याद रखिए, इनोवेटिव फर्म्स नो दैट इट इज critically important to have people on their teams who can creatively respond to unanticipated changes. तो अब जहां पे आप खुद लीड करना चाह रहे हैं आइडिया से, उसके साथ साथ ये भी चैलेंज है, आपको अपनी टीम में ऐसे लोग चाहिए जो बेसिकली अगर आपका कंपटीशन को आइडिया लेके आता है, कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो आपके लिए क्रिटिकल है, तो वो लोग बेसिकली उसके लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे पाए, ठीक है। वो ऐसे सोल्यूशन आइडेंटिफाई करें। इसे हम कहते हैं क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, के प्रॉब्लम के डिफरेंट और क्रिएटिव वेज ढूंढना उनको सॉल्व करने के मेथड्स। तो अब क्वेश्चन है क्रिएटिविटी है क्या, ठीक है। तो अभी तक हमने तो क्रिएटिविटी की अहमियत को डिस्कस किया ना। तो क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी इज यूजिंग योर इमेजिनेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड, ठीक है। क्रिएटिविटी क्या है कि हम लोग अगर अपनी इमेजिनेशन यानी हमारी तखय्युल होता है कि हम अपने जहन में चीजों को सोचना, ठीक है,
देखो एक तो ये चीज है ना कि हम ड्रा कर रहे हैं, एक ये है कि हम अपने माइंड में मुख्तलिफ सोल्यूशन सोच रहे हैं कि अगर मैं पॉइंट ए और बी ऑलरेडी मेरी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, अगर मैं ए को सी से मिला के देखूं माइंड में, ठीक है, अपने तखय्युल में, सी ए को डी से मिला के देखूं, सी को डी से मिला के देखूं, तो उससे हमारे पास कुछ ना कुछ अगर नया क्रिएट होता है, नया जनरेट होता है, ठीक है, ये सारी चीजें देखो हम अपनी इमेजिनेशन में कर रहे हैं, तो ये क्रिएटिविटी कहलाता है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी इज यूजिंग योर इमेजिनेशन, हमें अपनी सोचने की सलाहियत। और याद रखें थिंकिंग एक फंडामेंटल ह्यूमन स्किल है। कुदरत ने जब हमें इंसानों को दुनिया में भेजा है ना, तो हमें बहुत सारे तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन ऐसे हैं जो रेडीमेड दे दिए, मगर बहुत सारे सोल्यूशंस के लिए हमें सोचने की सलाहियत दी है। और कहा कि सलाहियत से आप लोग अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन खुद आइडेंटिफाई करें। और आज देखें जो लोग क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं वो नए से नए प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला रहे हैं। एक वक्त होता था कम्युनिकेशन कितनी मुश्किल थी, कोई शख्स कहीं जा रहा होता था तो कहते मेरा मैसेज लेते जाना, फिर लेटर्स का दौर स्टार्ट हो गया, फिर परिंदों से जो है वो जैसे कबूतर से कहते थे कि आप मैसेज अपना कम्युनिकेट करते थे, फिर टेलीफोन्स आ गए। अब देखिए कम्युनिकेशन इतनी फास्ट हो गई है कि विद इन सेकंड्स आप लार्ज स्केल के ऊपर अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सारे क्या हैं, ये आइडियाज हैं। ये आइडियाज कहाँ से आए हैं? ये सारे के सारे आइडियाज इमेजिनेशन से आए हैं, ठीक है। तो ह्यूमन इमेजिनेशन की अहमियत इतनी ज्यादा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा इसकी डेफिनेशन को कि क्रिएटिविटी से क्या मुराद है कि हम अगर अपनी इमेजिनेशन की स्किल को यूज करें ताकि हम दुनिया में कुछ नया कुछ डिफरेंट क्रिएट करें, दैट इज क्रिएटिविटी। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का यहां तक? काइंडली क्वेश्चन जरूर पूछे, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड अप हूं, तो ये ना हो कि कुछ चीजें रह जाएं। थैंक यू जी। अफजाल, आपका क्वेश्चन है? यू रेज योर हैंड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर क्रिएटिविटी है क्या? देखिए, जो मुझे अब मेरा आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्रिएटिविटी कुछ खास लोगों के पास है? क्रिएटिविटी से मुराद है सोचने समझने की सलाहियत, हम में से खास लोगों के पास है या हर एक के पास है? हम में से हर एक के पास है, ठीक है। और क्रिएटिविटी कोई ऐसा नहीं है कोई नई चीज है। मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि आप लोगों ने कुछ नया बनाना है। देखिए, ये स्किल तो बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर मौजूद है। हम में से जितने लोग हैं हर एक के अंदर ये स्किल बाय डिफॉल्ट मौजूद है, ठीक है। सिर्फ चैलेंज ये है कि वक्त के साथ साथ हमारी ये स्किल जो है वो कुछ तहों के नीचे छुप जाती है। इसलिए हम जब ट्रेनिंग्स करवाते हैं क्रिएटिविटी की, हम ये नहीं कहते कि आप लोग अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा करें, हम क्या कहते हैं उसको अनलॉक करें या अनलीश करें। ये तो ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली एक पिकासो का एक ये कोट है, वो कहता है एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, ठीक है। द प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेन एन आर्टिस्ट वंस ही और शी ग्रोज अप। तो चैलेंज यही होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम बड़े क्रिएटिव होते हैं, मगर जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमारी क्रिएटिविटी का लेवल कम होता रहता है, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम ये जो रियल केस स्टडी है इससे भी समझ सकते हैं। नासा ने बेसिकली एक प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है। उस प्रोग्राम में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1600 स्टूडेंट्स थे ऑफ 5 ईयर ईच, 5 साल के यानी 1600 बच्चों को लिया, उनको एक क्रिएटिविटी रिलेटेड टेस्ट दिया, और उस टेस्ट के आउटकम के मुताबिक कि उन बच्चों की जो क्रिएटिविटी का लेवल था दैट वाज 98%। अच्छा, जब यही बच्चे आफ्टर 5 इयर्स, बच्चे सेम ही थे, जब वो 10 इयर्स उनकी एज हुई तो सेम टेस्ट उनके सामने दोबारा रखा गया, तो उस वक्त उनकी जो क्रिएटिविटी मेजर की गई दैट वाज 30%। फिर सेम बच्चे आफ्टर 5 ईयर जब फिर उन्हें टेस्ट दिया गया तो उनकी क्रिएटिविटी वाज 12%। तो देखो जैसे जैसे एज बढ़ती गई क्रिएटिविटी कम होती चली गई। इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो क्रिएटिव होते हैं हम छोटी एज में होते हैं। तो क्या क्रिएटिविटी का तल्लक नॉलेज के साथ है? हाईली नॉलेज के साथ है, डेफिनेटली नॉलेज के साथ भी है, मगर क्रिएटिविटी का जो रिलेशन है वो इनोसेंस के साथ भी है। क्यों? क्योंकि अगर इस कंसेप्ट को समझने के लिए ना हमें अपने माइंड की वर्किंग समझनी पड़ेगी। हमारा जो माइंड है ना वो पैटर्न्स के ऊपर काम करता है, पैटर्न सिस्टम के ऊपर काम करता है।
पैटर्न से मुराद ये होता है कि हमारा माइंड जब किसी भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर से कलेक्ट करते हैं, हम अपनी सेंसेस को यूज करते हैं ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। मसलन हम अपनी देखने की, सुनने की, बोलने की, सूंघने की जो सलाहियतें हैं, जो 5 सेंसेस हैं, हम इनको यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में लाने के लिए, ठीक है। अच्छा, माइंड में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पैटर्न्स की फॉर्म में सेव होती है। अब हमारे माइंड को कैसे पता है कि ये आग है, ये गर्म है, ये बर्फ है, ये ठंडी है? इस चीज का जायका जो है वो कड़वा है, इसका मीठा है। क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अपने अंदर पैटर्न्स की फॉर्म में सेव कर चुका है, ठीक है। इसकी एक और दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ। हम जब किसी नए रोड पे जाते हैं तो हम हर चीज को बड़े गौर से देख रहे होते हैं, मगर हम उसी रोड को अगर बार बार यूज करें तो हम कई दफा बगैर देखे भी हम मेंटली प्रेजेंट नहीं होते, वहां चीजों से गुजर चुके होते हैं। उसका रीजन ये है कि हमारा माइंड बेसिकली उनकी पिक्चर बिल्ड कर चुका होता है अपने अंदर, और नेक्स्ट वो उन पिक्चर्स के मुताबिक चीजों को खुद ही डील करता है। अब जो माइंड के अंदर पैटर्न्स का सेव हो जाना, बेसिकली ये एक चैलेंज है जो हमारी क्रिएटिविटी को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हम अपने पैटर्न्स का शिकार हो जाते हैं। हम सिर्फ उनके अंदर चीजों को देखते हैं, उनसे बाहर देखते ही नहीं है। अब देखिए, छोटे बच्चे क्यों इतने क्रिएटिव होते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है वो उनके माइंड में पैटर्न सेव नहीं होते चीजों के। वो हर चीज को डिफरेंटली देखते हैं, उसका डिफरेंट यूज करते हैं। मतलब वो कागज उठाएंगे, उससे कई चीजें डिफरेंट बना देंगे, कुछ बर्तन उठाएंगे, उससे कुछ डिफरेंट उसका यूजेज कर रहे होंगे, इसलिए वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। मगर हम तो कुछ चीजों को उनसे हटके देखते ही नहीं है। जैसी चीजें होती हैं हमें लग रहा होता है कि हमने उनको उसी वे में इस्तेमाल करना है जैसे वो आती जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जिसकी वजह से हम क्रिएटिव नहीं हो पाते, ठीक है। और जब यही टेस्ट, अब यहाँ पे बच्चे चेंज हो गए, उन्होंने बेसिकली लोग डिफरेंट लिए, जिनकी एज थी 25 ईयर प्लस, उनको दिया तो उनकी क्रिएटिविटी का लेवल था 2%। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हम अपने पैटर्न्स का शिकार होते हैं। तो हमें क्रिएटिव होने के लिए क्या करना पड़ता है? पैटर्न से निकलना पड़ता है। देखिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या है? हम कहते हैं ना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करो। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का मतलब है अपने पैटर्न्स को चैलेंज करो। हम उसको अपनी लैंग्वेज में ये भी कहते हैं, अपनी अजम्पशन को चैलेंज करो। भाई डिफरेंट सोचो, डिफरेंट करो, कम से कम चैलेंज तो करो ना अपनी अजम्पशंस को, ठीक है। अगर हम अपनी अजम्पशंस को चैलेंज करेंगे, जैसे चीजें हो रही हैं, आपने देखा कि बहुत सारे लोगों का जो मसला होता है, वो कहते हैं ये चीजें हो ही नहीं सकती, इससे हटके हम कर ही नहीं सकते। ये उनके क्या, उनके माइंड में पैटर्न्स बन चुके हैं, ठीक है। ये उनके माइंड में पैटर्न्स बन चुके हैं। जी सुहेब अली, ये रिपीट नहीं हो रहा सारा, हम सिर्फ प्रीवियस का एक क्विक ओवरव्यू कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और भी है जो बच्चों, न्यू कमर्स के लिए स्पेसिफिकली मैं दे रहा हूँ कि एक दफा अडल्ट से पूछा गया कि अगर आपके पास थर्ड आई होती तो वो आई आप कहाँ पे चाहते कि कहाँ पे होती? तो जो अडल्ट का रिकमेंडेड पॉइंट था दैट वाज बैक साइड ऑफ देयर हेड। और जब यही क्वेश्चन बच्चों से पूछा गया, इफ यू हैव एन ऑप्शन टू हैव अ थर्ड आई, तो आप कहाँ पे चाहेंगे? तो बच्चों का आंसर था दे नीड इट ऑन देयर फिंगर टिप। आप अंदाजा करें, अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी को समझते हैं ना कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों की सिलेक्शन में। देखो, अगर आपकी बैक साइड का हेड है तो इसका मतलब है फिर भी फोकस्ड है, ठीक है। आपने अगर दूसरी डायरेक्शन में देखना है तो आपको घूमना पड़ेगा, मगर दैट इज व्हेन इट इज ऑन योर फिंगर टिप, तो आप जिस जगह भी बैठे अपनी फिंगर टिप से आप घुमा के कुछ भी देख सकते हैं। 360 की आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। दैट इज कि आप जब डिफरेंट सोचते हैं, अपने पैटर्न से हट के सोचते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव हम क्यों नहीं हो पाते? या हमारी क्रिएटिविटी या हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा मसला जो ना, सबसे पहला जो मसला है वो हमारा पेरेंटिंग स्टाइल है, ठीक है। आज मैं पेरेंटिंग स्टाइल को ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, यानी बीइंग पेरेंट्स हम अपने बच्चों को क्रिएटिव या होने नहीं देते या रहने नहीं देते, ठीक है। मगर मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए एक सेशन जरूर लेके आऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कैसे बीइंग अ पेरेंट्स हम अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को किल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो दूसरा रीजन है क्रिएटिविटी बच्चों की जो कम होती है, वो हमारा स्कूल सिस्टम है। हमारा स्कूल सिस्टम इतना सादा है, ठीक है, कि वो सिंपल आंसर और सिंपल यानी नॉन क्वेश्चन नॉन आंसर ये चीजें बता रहे हैं, ठीक है। मगर क्या रियल लाइफ में हर चीज नॉन होती है? अब जैसे 5 + 5 = 10 हमारा एजुकेशन सिस्टम ये पढ़ा रहा है। अब बताएं इसमें बच्चे के लिए लर्निंग क्या है? सिर्फ मेमोराइजिंग है ना, सिर्फ चीजों को याद करना है, सीखना तो इसमें कुछ नहीं है। और ये स्किल, ये वाली स्किल खत्म हो गई है जब आपके पास ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जिनकी मेमोरी बहुत ज्यादा है, जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा है। तो अब तो आपको 5 + 5 भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप फौरी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इसका मतलब है कि बेसिकली आपको जो स्किल रिक्वायर्ड है वो चाहिए कि क्योंकि हमारी लाइफ जो है ना वो डिफाइन नहीं है, हमारी जिंदगी के हर एक्शन डिफाइन नहीं है, पैटर्न डिफाइन नहीं है, डेली कितनी अनसर्टेनिटीज है जिनको हम फेस करते हैं। मतलब आप आज का सेशन ले लें, ठीक है, दैट वाज प्लान डिफरेंटली, मगर एक अनसर्टेनिटी आई और हमें इसको डिफरेंटली एग्जीक्यूट करना पड़ा। तो क्या लाइफ में ऐसी अनसर्टेनिटीज नहीं होती? ठीक है, और ये अनसर्टेनिटीज ही होती है जिनको हम रेगुलर जो फेस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम का इस तरह का मॉडल हो 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो इट मींस कि बच्चा सोचेगा तो सही ना। देखो इस क्वेश्चन के कितने आंसर हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन के कितने आंसर, आप क्या जवाब देंगे इसका? अनलिमिटेड, प्लस माइनस फ्रैक्शन आप जितने भी इंक्लूड कर रहे हैं, अनलिमिटेड आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो मगर ये क्वेश्चन आप आंसर कब फाइंड करेंगे? जब आप सोचेंगे। ठीक है, अमेरिका की एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, पर्सनली मैं उससे उनके सिलेबस से वहां की फैकल्टी से बड़ा मुतासिर हूँ। ठीक है, मैं उनके बहुत सारे कोर्सेज भी अटेंड किए हैं। उस यूनिवर्सिटी में 3 घंटे का एक एग्जाम होता है, और उस एग्जाम में पता क्या होता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ उनको एक वर्ड दिया जाता है और अगले 3 घंटे उन्होंने उस वर्ड के ऊपर बोलना होता है, सॉरी बोलना नहीं, लिखना होता है। ठीक है, उस एग्जाम में पास फेल नहीं है, सिर्फ उनकी कोशिश है कि आप लोग अपनी इमेजिनेशन को यूज करें। क्या वर्ड आएगा एग्जाम में? वाटर के ऊपर लिखे, ओनली वाटर लिखा होगा। अब आपने 3 आवर्स वाटर के ऊपर लिखना है सिर्फ। क्या क्वेश्चन हो सकता है? ड्रीम। अब आपने अगले 3 घंटे सिर्फ ड्रीम के ऊपर लिखना है। देखो यू आर यूजिंग योर माइंड। क्या आज हमारा एजुकेशन सिस्टम ये प्रोवाइड कर रहा है? इसीलिए हमारे यहाँ क्रिएटिविटी ना होने के बराबर है, और क्रिएटिविटी ना होने की वजह से हमारे यहाँ सोल्यूशन भी कोई नहीं है। देखिए दुनिया हमें सोल्यूशन दे रही है, वो नए से नए सोल्यूशन हमें दे रही है, हम सिर्फ यूजर्स हैं। कोई ऐसा क्रिएटिव सोल्यूशन जो हमने फाइंड किया हो, ठीक है, या हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऐसे क्रिएटिव लोग प्रोड्यूस करता हो। और जो तीसरा रीजन है कि हम क्रिएटिव नहीं है, वो हमारी वर्क प्लेस है। हमारी वर्क प्लेस में भी बेसिकली जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं वही यूज होते हैं, न्यू इनिशिएटिव्स, न्यू मेथड्स को नॉर्मली डिस्करेज किया जाता है। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से हमारे यहाँ क्रिएटिविटी ना होने के बराबर है। इनको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। क्रिएटिव कॉन्फिडेंस से मुराद ये है कि आपका सेल्फ बिलीव हो कि मेरे अंदर क्रिएटिव पोटेंशियल है, मैं चेंज कर सकता हूँ। और याद रखें, ये मैं चेंज आपको ये नहीं कह रहा कि आप बड़े बड़े जो है वो जी वजीर आप क्या कह रहे हो, क्या रिपीट करना है? सर जो यूनिवर्सिटी का आप नाम बताया था ना कि जहाँ पे 3 घंटे के एग्जाम होते हैं, उसका नाम बता दो। स्टैनफोर्ड, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, चैट में लिख दिया है। तो क्रिएटिव होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप लोग बेसिकली कुछ बड़े बड़े कदम उठाएं, कुछ बहुत बड़ा चेंज करें। देखिए इसका मतलब ये है कि आप छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करें। हम छोटी छोटी चीजें बदलें, जो हम चीजें रिपीट करते चले आ रहे हैं मुद्दों से, वही तरीके, वही मेथड, वही करने के तरीके, तो हमें बेसिकली सबसे पहले उनको चेंज करने की जरूरत है। और ये चेंज कब करेंगे? जब हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ह्यूमन माइंड पैटर्न्स पे काम करता है, तो ये पैटर्न सिस्टम बहुत सारे लोगों की करियर ग्रोथ में सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं मिसाल देता हूं, मैं किसी को रिपोर्टिंग हूं, ठीक है, मैंने एक बहुत जबरदस्त रिपोर्ट डिजाइन की, मैं अपने जो हेड है उनके पास ले गया, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया उसके ऊपर, और मुझे लगा उनको ये बहुत पसंद आ गई है। अब मैंने क्या किया, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, मैंने वो फॉर्मेट चेंज ही नहीं किया, और मैं वेट कर रहा हूँ मुझे दोबारा अप्रिशिएट करें। भाई वो मुझे क्यों अप्रिशिएट करेंगे जब उसका पैटर्न उनके माइंड में टोटल सेव हो चुका है? उसको क्यों चेंज करेंगे? वो क्यों अप्रिशिएट करेंगे? और कई दफा तो उनको फील भी नहीं होता कि मैं क्या रख के जा रहा हूं। अगर आपने रिकॉग्निशन लेनी है, आपने अगर बेसिकली, तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी क्लास में एक पर्सन था, उसने मुझसे ट्रेनिंग ली, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में 8 से 10 साल से था, कहता कि मैं स्टक हो गया हूँ, ना ग्रोथ है ना रिकॉग्निशन है, कुछ भी नहीं है। वो 2 दिन का सेशन था क्रिएटिविटी का। तो मैंने कहा आपने कल ऑफिस जाना है, इवनिंग में सेशन था, उसने कहा जाना है। मैंने कहा आप क्या करते हो? उसने कहा मैं डेली 2 से 3 रिपोर्ट्स फॉरवर्ड करता हूँ। मैंने कहा कि आपने वो रिपोर्ट्स चेंज करनी है, और चेंज इस तरह करनी है, उनको बेहतर करना है, इंप्रूव करना है, और खुद सोचो कि आप कैसे कर सकते हो। मसलन आपका जो मैनेजर, उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उसको ऐसी रिक्वायर्ड है जो वो खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है, आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर दो।
ठीक है, उसको ज्यादा यूजफुल बना दो, ज्यादा इफेक्टिव बना दो, ज्यादा समराइज कर दो। अगले दिन शाम को आया तो वो मुस्कुराया जाए। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर मैंने वो रिपोर्ट मेल करता था, आज मैंने मेल की है, मेल पहुंची है, 5 मिनट बाद मुझे कॉल आ गई। कहते हैं आज तो आपने कमाल कर दिया, एक्सीलेंट। अब मुझे बताओ, देखो एक थोड़ी सी चेंज से उसको अप्रिसिएशन मिल गई। तो भाई कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ता है नजरों में आने के लिए। अब ये हर जगह मैटर करता है। मैं नॉर्मली जो घर की खवातीन होती हैं उनका भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, देखिए हम इतने काम करते हैं, हमारी पहचान नहीं है। मैंने कहा आप सेम टेस्ट है, आप जो कुकिंग किए जा रही हैं सालों से, वही टेस्ट, वो यूज टू हो चुका है माइंड उससे, क्या रिकॉग्नाइज करेगा? कुछ तो डिफरेंट करो ना, कोई प्रोडक्ट बदलो, कोई डिशेस बदलो, कोई टेस्ट बदलो, कुछ तो ऐसा डिफरेंट करो या लेआउट बदलो, और बदलते चले जाओ, बदलते चले जाओ। ठीक है, तो रिकॉग्निशन के लिए हमें चेंज करना पड़ता है ताकि हमारा माइंड पहचाने कि देयर इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी मैं रिपीट करूंगा कि वो बड़ी बड़ी चीजें मैं करने का नहीं कह रहा, मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूं, बस आप लोग स्टार्ट लें, छोटी छोटी चीजों में देखें कि आप कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ बेहतर कर सकते हैं, और अपनी इमेजिनेशन को यूज करें कि ये मैं काम कर रहा हूँ इसमें और कैसे बेहतरी आ सकती है। ठीक है, बहुत सारे वेज आपको मिलेंगे। और ये भी बता दूं, ये नहीं है कि फौरी मिल जाएंगे, हमें सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, अलाइन करना पड़ता है। ठीक है, आप बार बार, और इसके लिए क्रिएटिविटी के लिए फोकस रिक्वायर्ड होता है। उस प्रॉब्लम को अपने जहन में सोचो और उस पर सोचते चले जाओ, और जैसे मैंने बताया ना, मुख्तलिफ डॉट्स को कनेक्ट करते चले जाओ। ठीक है, कि ये रिपोर्ट अगर इसका ये फॉर्मेट में ऐसे कर दूं, उस पर ये इन्फॉर्मेशन डाल दूं, उसको इस तरह से लिंक कर दूं, इसकी समरी बना दूं। ठीक है, तो बेसिकली हम उसमें से इमेजिनेशन करते हैं और जो सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन होते हैं हम उसको अप्लाई करते हैं, और इसमें कोई कास्ट नहीं है, क्रिएटिविटी फ्री है, याद रखें। क्या इसमें लग रिसोर्स लग क्या रहा है? सिर्फ हमारा माइंड। ठीक है, और माइंड तो अवेलेबल है, खर्चा ही कोई नहीं। तो सोर्सेज ऑफ क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिविटी कहाँ कहाँ से आती है? क्रिएटिविटी आती है इनोसेंस से। बच्चे क्यों क्रिएटिव है? क्योंकि वो इनोसेंट है, उनके माइंड में पैटर्न्स नहीं है चीजों के। नंबर 2, क्रिएटिविटी आती है मोटिवेशन से। ठीक है, अगर मैं कुछ करने के बारे में पैशनेट हूँ, ठीक है, मसल मैं अगर टीचिंग करने के बारे में पैशनेट हूँ, तो मैं इसमें फर्दर वर्क करूंगा, मैं इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट्स करूंगा, इसमें ऐसे मेथड्स ढूंढूंगा, इसको मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, जो पर्सनल मोटिवेशन या पैशन है, ये बेसिकली ये भी आपकी क्रिएटिविटी का एक सोर्स है। क्रिएटिविटी एक्सपीरियंस से आती है, आप चीजें करते हैं तो एक्सपीरियंस कर करके इंसान को, मैं इसको और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, इसको कैसे डिफरेंट कर सकता हूँ, तो ये एक्सपीरियंस से, चांस से, एक्सीडेंट से, मिस्टेक से, कि कुछ आप कर रहे थे, ठीक है, मगर चांस और मिस्टेक के लिए भी खाली हाथ नहीं बैठना, आप एफर्ट तो कर रहे थे ना, आप एफर्ट करते जा रहे थे तो रिजल्ट निकलना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये उससे आती है। कुछ क्रिएटिविटी के टूल्स हैं, थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, और बेसिकली स्कैम्पर टेक्निक्स, कुछ इस तरह के मेथड्स हैं, आप उनको यूज करके भी क्रिएटिव हो सकते हैं। ठीक है, और एक ऐसा कल्चर बिल्ड करके जहां पे हर कोई अपनी क्रिएटिविटी को वैल्यू कर रहा हो, क्रिएटिविटी जनरेट कर रहा हो, जो वहां से भी आती है। ठीक है, और देखो गूगल जैसी ऑर्गेनाइजेशन वो कल्चर क्रिएट करती है, पिक्सर मूवीज जैसी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कल्चर क्रिएट किए हुए हैं ऐसे, कि जहां पे लोगों की क्रिएटिविटी उनको ऑब्जर्व, उन्होंने देखो एनवायरनमेंट ऐसा दे दिया। कल्चर मीन एनवायरनमेंट ऐसा जहां लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है वो क्रिएटिव हो। अब एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? देखो क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आप कुछ नया कर रहे हो, और नया करने में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, बताएगा कोई? कुछ नया करने में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सर फेलियर का। जी, सबसे बड़ा रिस्क होता है फेलियर का। ठीक है, 50-50 चांस होता है ना, तो इसलिए लोग घबराते हैं। और जब अगर आप लोगों को कह यही दो, अपनी टीम को कह यही दो कि भाई आपका फेलियर हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, फेलियर हो सकता है, नो वरीज, तो क्या लोग नया करने से घबराएंगे? लोग नया करने से तभी घबराते हैं जब हम उनको फेलियर के ऊपर पनिश करते हैं। गूगल में अगर फेलियर होता है ना, वो ये नहीं कहता कि भाई आपको जॉब से निकाल दिया, वो क्या कहता है, आओ सेलिब्रेट करें। ठीक है, बेसिकली देयर इज अ फेलियर, लेट्स सेलिब्रेट इट। जहां भी हम खुशियों में केक काटते हैं, वो अपने फेलियर के ऊपर केक काटते हैं, और उनकी जो डेफिनेशन है वो कहते हैं फेलियर ये नहीं है कि आप हार गए, फेलियर ये है कि आपने क्विट कर दिया। ठीक है, फेलियर वो है जो क्विट कर देता है। नेक्स्ट है, ये एक आप लोगों के सामने छोटा सा सिनेरियो है, जिन लोगों ने ऑलरेडी अटेंड किया है उसको इग्नोर करें। अब देखिए, ये एक पर्सन, एक उसने जो वुडन ब्लॉक है वो पकड़ा हुआ है, एक पर्सन है, ये आपको हाथ नजर आ रहा है, उसने एक वुडन ब्लॉक पकड़ा हुआ है। What do you think will happen to the piece of wood when the person lets go of it? अगर वो इसको छोड़ देता है तो ये कहाँ जाएगा? कौन करेगा आंसर?
सर ये छोड़ देगा तो जमीन पे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। छोड़ देगा तो जमीन पे गिर जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर सर ये दीवार के साथ स्टिक किया हुआ है, उसमें पकड़ा हुआ है, तो वहां पे इस जगह पे ही रह सकते हैं, नीचे गिरेगा ही नहीं। ठीक है, ये जगह पे रह सकता है अगर दीवार के साथ स्टिक है। ठीक है, नॉर्मली जो इसका आंसर होता है ना वो यही होता है कि ये नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम चीजों को उसी पर्सपेक्टिव में या उसी तनाजर में देखते हैं और सोचते हैं जिसमें हमने उनको देखा होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्रिएटिविटी के लिए हमें क्या होता है कि हमें चीजों को डिफरेंटली भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो अब सपोज करें, देखिए अगर ये शख्स पानी के अंदर हो, पानी की तह में खड़ा हो, तो अगर इसको वो छोड़ देता तो ये कहां पे जाएगा? अपवर्ड। अगर ये इस तरह हवा में छोड़ देता है नीचे, और अगर ये जो पर्सन स्पेस में हो तो फिर ये कहां जाएगा? ठीक है, अपनी जगह पे रहेगा। तो देखो हमें सिर्फ क्या होता है कि चीजों को थोड़ा सा डिटेल पर्सपेक्टिव में देखना है, हर प्रॉब्लम को डिटेल में देखना है कि इससे हटके इसमें क्या क्या हो सकता है। तो बिलीव करें जब आप ये देखते हैं तो उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो नहीं देख रहे, और यही चीज आपकी क्रिएटिविटी को बेहतर करता है। ठीक है, ह्यूमन माइंड मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिया, पैटर्न्स के ऊपर काम करता है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूंगा मुझे आप नेम्स ऑफ मंथ बताएं, तो कितने सेकंड में आप मुझे बता देंगे? कौन बताएगा जो क्विकेस्ट बता सकता हो? एनीवन? क्वेश्चन रिवाइज कर सर प्लीज। नेम्स ऑफ मंथ, जैन फेब वगैरह, कौन है जो सबसे क्विकेस्ट बता सकता है? कौन कौन से हैं? कोई भी नहीं? नहीं सर, वो नाम बताना है सर 12 मंथ का। नाम बताना है। वजीर आप बताओ क्या क्या नाम है? जी सर, जनवरी सर, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो बेसिकली बता दिए वजीर खान ने। मेरे ख्याल में कितने हो गए? 4 to 5 सेकंड में। जी वकास आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ठीक सर, है, यही नाम ही रिपीट करना चाहता था। चलिए आप रिपीट करें। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एक्सीलेंट, आपने तो उनसे भी जल्दी बता दिए। थैंक यू अगर सर। वकास मेरा आपसे ये क्वेश्चन हो कि आप मुझे यही नेम बताओ मगर इनको अल्फाबेटिकली आपने बताना है, यस, तो सर टाइम लगेगा। क्यों टाइम ऑब्वियसली टाइम लगेगा? लगेगा, अभी क्यों नहीं टाइम लगा? तब क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि हम शॉर्ट वे में हम यानी कि प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, इसलिए स्पेल में जाएंगे तो टाइम लग सकता है। नहीं स्पेल में नहीं, शॉर्ट सर करना है इसमें आपको। सर एक्चुअली ठीक है, सर ये मेमोराइज किया हुआ है ना सर पहले से, हाँ मैंने जी, बेसिकली रटा हुआ है इसलिए वरना क्विकली क्या आपने बता दिया क्योंकि इसका पैटर्न आपके माइंड में सेव है, और जो पैटर्न सेव नहीं है वो टाइम डिमांड करता है। ठीक है, तो बेसिकली दैट इज पैटर्न। मैंने बताया ना जिन चीजों के पैटर्न हमारे माइंड में सेव होते हैं, माइंड उनको फौरी क्विकली रिस्पॉन्ड कर देता है, उसको चैलेंज आता है जहां पे पैटर्न सेव नहीं होते। इसीलिए नॉर्मली हम बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। एक्सपर्ट्स क्या करता है? एक्सपर्ट आपको आपकी प्रॉब्लम के वो सॉल्यूशन देता है जो रेपिटेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में बेसिकली वही सॉल्यूशन सेव है। तो एक्सपर्ट्स का डायलेमा ये है कि एक्सपर्ट्स नॉर्मली लेस क्रिएटिव होते हैं कंपैरेटिवली उन लोगों के जो इस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, वो ज्यादा बेटर सॉल्यूशन देते हैं उसके। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल जो लास्ट सेशन में भी नहीं आप लोगों से शेयर करता हूँ। एक दफा एक ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास डिमांड बढ़ी प्रोडक्ट्स की, तो उनके पास जो वर्क फोर्स थी, उन्होंने अपनी वर्क फोर्स से कहा कि आप लोग हमें वीकेंड्स पे अगर वर्क करना चाहें तो हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। उन लोगों ने ऑप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा हमारा वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब होता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर बड़ा काम किया, लोगों को मोटिवेट, एंगेज, इंसेंटिव, लोग नहीं एग्री हुए। अच्छा, उस ऑर्गेनाइजेशन में ना उन्होंने स्कूल के बच्चे, ठीक है, लेके आए जिनकी जो नॉर्मली 8 to 10 ग्रेड के थे, उनको थोड़ा सा उन्होंने ट्रेनिंग दी क्रिएटिविटी रिलेटेड। तो उनके सामने यही सिचुएशन रखी कि भाई हम इन लोगों को, जो हमारे पास लोग काम करते हैं, कैसे मोटिवेट करें कि वो वीकेंड्स पे काम करें। इस प्रॉब्लम का सलूशन आप हमें बताएं क्रिएटिवली। तो एक बच्चे ने कहा कि मेरा लोगों से क्वेश्चन है कि आप इन लोगों से काम करवाना क्यों चाहते हैं वीकेंड्स के ऊपर? आप नई टीम क्यों नहीं हायर कर लेते? देखो इतनी सिंपल चीज है जो कि एक्सपर्ट नहीं सोच पा रहे थे। तो उन्होंने कहा हाँ, हम नई टीम क्यों नहीं हायर करते जो सिर्फ वीकेंड्स पे काम करे? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वीकेंड पे एक्स्ट्रा टाइम है और वो उसको स्पेंड करना चाहते हैं। उन्होंने एडवर्टाइज किया, बहुत सारी एप्लीकेशन आई, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन हो गया। मगर क्वेश्चन ये है कि ये उन लोगों के माइंड में क्यों नहीं आया
जो बेसिकली इस प्रॉब्लम को काफी दिनों से सॉल्व कर रहे थे। अगेन जो रीजन है वो बेसिकली पैटर्न्स का ही है, क्योंकि वो पैटर्न्स हमारे माइंड में बिल्ड हो जाते हैं, बन जाते हैं, हम सिर्फ उन चीजों को उसी शक्लों में देखते हैं। और दुनिया में क्रिएटिविटी और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की अहमियत इसीलिए ज्यादा है क्योंकि ये आपको डिफरेंट और सिंपल वेज देता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक है, ये एक चैलेंज है, मैं इसको थोड़ा सा पास ऑन करूंगा क्योंकि मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दे दी है। एट्रीब्यूट्स ऑफ क्रिएटिविटी क्या क्या है? क्रिएटिविटी ह्यूमन डिपेंडेंट है, यानी सिर्फ लोग हैं जो क्रिएटिव आइडिया फाइंड कर सकते हैं, अभी तक कोई मशीन ऐसी नहीं आई। ठीक है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है तो वो अभी भी बेसिकली जो हम उसे कहते हैं ना रिलेटेड क्रिएटिविटी से मुराद है जो सोल्यूशन आपस में मिलते जुलते हैं, वहां पे तो वो क्रिएटिविटी ला सकती है, मगर टोटली अनरिलेटेड क्रिएटिव आइडिया सिर्फ ह्यूमन माइंड ही जनरेट कर सकता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को लोगों की जरूरत है, क्रिएटिव लोगों की। क्रिएटिविटी का तल्लक टाइटल्स के साथ नहीं है। ये नहीं है कि कंपनी का सीईओ है वो क्रिएटिव है, जो मैनेजर्स है क्रिएटिव है, निचली टीम क्रिएटिव नहीं है। क्रिएटिव कोई भी हो सकता है, इसका टाइटल से कोई रिलेशन नहीं है। बहुत हाई पोटेंशियल रखती है। ठीक है, क्रिएटिविटी की एप्लीकेशन दुनिया में आप देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी इनोवेशंस क्रिएटिव लोगों ने की हैं। ठीक है, स्कोप लिमिटलेस है, हर डिपार्टमेंट, हर पोजीशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये अप्लाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन है किसी का? हाईएस्ट डिमांडेड स्किल मैंने शुरू में आपको बताया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इन एवरी ह्यूमन, आपने इसको जनरेट नहीं करना, हर शख्स में मौजूद है, बाय डिफॉल्ट मौजूद है। ठीक है, और नेचर इज क्रिएटिविटी, कुदरत ने देखे आपको कितने जबरदस्त किस्म के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ठीक है, कैसा मसला, आपको क्रिएटिविटी को समझते हो ना तो आप नेचर को गौर करो तो आप हैरान हो जाएंगे, यार कुदरत कितनी क्रिएटिव है। देखो मैं सिर्फ बारिश के सिस्टम की जब मैं गौर करता हूँ, मैं कहता हूँ यार देखो कुदरत ने कितना जबरदस्त सोल्यूशन दिया है बारिश का। तो पानी बरसाना था, अपने कंट्रोल में रखा और कैसे उसको ऊपर से दिया गया है। दरख्तों की का पैदा होना, आपस में नेचर की कनेक्टिविटी, एवरीथिंग इज अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल। ठीक है, तो नेचर जो है आपके क्रिएटिव है, तो इसलिए अल्लाह जो है वो खालिक। जी जुहेब और वजीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अच्छा सर, एक क्वेश्चन था सर जी कि अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन है सर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक लेवल पे है कि वो कहते हैं क्रिएटिव मतलब लोगों को ज्यादा वो हायर करते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे सर, टॉप लेवल पे मैनेजमेंट में, तो उनमें जो कुछ क्वालिटीज है वो देखते हैं सर। एकदम हम जब चीज को देख के उसके एक साइड को देख के जब सेलेक्ट करता है तो उस जो प्रोसेस को हम हालो इफेक्ट सर, आई थिंक कि हालो इफेक्ट अगर मैं रोंग नहीं हूँ तो वो हो जाते हैं ना सर। तो फिर वो एकदम में उसको कैसे अरेंज कर सकते, कैसे देख सकते कि यार इस बंदे के अंदर क्रिएटिविटी है कि नहीं? ये तो इसके यानी हवाले से बेसिकली आप बताइए। कहना चाहते हैं कि नॉर्मली ग्रुप थिंकिंग में ये चैलेंज होता है कि कुछ लोग अगर एक तरफ थिंक कर रहे हो, स्पेशली वो सीनियर मैनेजमेंट, तो सारे लोग सिर्फ उसी तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। आपका यही क्वेश्चन है? जी जी सर, वही जब उस बंदे को जब सेलेक्ट करते हैं ना सर, तो हम जो मैनेजमेंट है वो देखते हैं कि यार ये बंदा कितना क्रिएटिव है, तो टॉप मैनेजमेंट को उसको तो हायर करना है सर। तो उसको हम कैसे देखते हैं कि यार ये इसके अंदर क्रिएटिविटी है कि नहीं, एकदम कैसे पता चलता है उसको? देखो क्रिएटिविटी है ना, जो जो ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएटिव लोगों को हायर करती हैं वो नॉर्मली उनके सामने ना वो सिनेरियोज रखती हैं, उनको सिचुएशंस और सिनेरियोज दिए जाते हैं। ठीक है, और सिचुएशन और सिनेरियोज के मुताबिक ही फिर उनको देखा जाता है कि इन चीजों को वो किस तरह, यानी क्या वो एक होता है ना रूटीन सॉल्यूशंस, क्या वो कन्वेंशनल सॉल्यूशन वो दे रहे हैं या इसको डिफरेंट वेज में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आप इंटरव्यू से किसी की क्रिएटिविटी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए, और देखो सीनियर पोजीशन के ऊपर तो आप उसी लोग को सिलेक्ट करोगे ना जिसका ऑलरेडी मार्केट में एक्सपीरियंस है और उसके बारे में बेसिकली हर जगह अवेलेबल है कि ये पर्सन ने क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट किए हैं। ठीक है, देखो अब अगर एलोन मस्क के बारे में देखो तो वो एक बड़ा क्रिएटिव पर्सन है, अब कितने डिफरेंट सॉल्यूशंस है वो लेके आ रहा है, तो अब उसके बारे में दुनिया जानती है। इस तरह सीनियर पोजीशंस पे जो लोग होते हैं वो छुपे नहीं होते। ठीक है, उनके इम्पैक्ट खुद ब खुद बाहर झलक रहे होते हैं, मगर जो नॉर्मली मिड और जो हमारा लोअर लेवल होता है, अगर उस पर हायरिंग करनी हो तो वो सिचुएशन बेस्ड हायरिंग होती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्रिएटिव एक और चीज का है कि क्रिएटिविटी इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, बिल्कुल ठीक है, जिसमें एज भी मैटर नहीं करता है, मगर मोस्टली जो बच्चे हैं वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। जी जुहेब, कुछ कहना चाह रहे हो? सर बेसिकली मैं ये सेम थिंग जो ना रिपीट करना चाह रहा था, क्रिएटिविटी इज
डिपेंडेंट ऑन एज और नॉट, तो वो मेरा क्लियर हो गया। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, यूजेस ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी बेसिकली इंप्रूवमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। आप चीजों को इंप्रूव करते हो, बेहतर करते हो। क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल होती है। क्रिएटिविटी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए यूज होती है। देखो चैट जीपीटी, एआई इज द न्यू आइडिया, क्रिएटिव आइडिया, ठीक है। और फ्यूचर बिल्ड करने के लिए क्रिएटिविटी यूज हो रही है। देखो फ्यूचर से रिलेटेड कितनी ऐसी चीजें हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि बीबीसी ने अर्ली 19th सेंचुरी में एक स्टडी की। उस वक्त दुनिया की जो आबादी थी वो टोटल आबादी 3 बिलियन थी। उन्होंने कहा कि अगर ये 3 से 4 बिलियन हो गई ना दुनिया की आबादी, तो दुनिया का जो सिस्टम है फूड का, ट्रांसपोर्टेशन का और जो रहने का, समझ लो कम्युनिटीज का, जो सिविक सिस्टम जिसको हम कहते हैं, ये सारे का सारा कोलैप्स कर जाएगा। मगर आज दुनिया की आबादी 8 बिलियन है और उस वक्त की निस्बत ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सारे सोल्यूशन कहाँ से आए? ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं? देखो साथ साथ वो जो लोग हैं वो भी पैरेलल वर्क कर रहे हैं, वो नए से नए सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं और ये क्रिएटिव लोग ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, ठीक है, अपने आइडियाज के जरिए। अच्छा जी, मेजर हर्डल्स क्या है हमारी क्रिएटिविटी में? नंबर ऑफ फियर ऑफ फेलियर है, नंबर 2 स्टक इन पैटर्न्स और नंबर 3 फिक्सनेस, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। ये 3 रीजंस हैं। फियर ऑफ फेलियर बेसिकली हमारी क्रिएटिविटी का किलर है। अगर हम फेल होने से डरते हैं हम क्रिएटिव नहीं होते। पैटर्न्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिक्सनेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके। फियर ऑफ फेलियर को शुरू में देखते हैं। फियर ऑफ फेलियर का मतलब क्या है कि बेसिकली हम कुछ नया करने से डरते हैं। हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो मिस्टेक का वर्ड है ना, उसका यूजेज लोग ये समझते हैं कि किसी से मिस्टेक हो गई है, पता नहीं वो कितना बड़ा गलती हो गई है, ठीक है, उसको नाकाम समझ लिया जाता है, उसको इनएफिशिएंट समझ लिया जाता है। दुनिया में किससे मिस्टेक्स नहीं होती? इंसानों से गलतियां होती हैं। और हमने बेसिकली अगर हम बचपन देखो, हर किसी ने गलतियों से सीखा है। कौन ऐसा है जिसने पहली दफा जो बाइसाइकिल है वो फर्स्ट दफा चलाई, कभी गिरा नहीं? पहला लुकमा उसने पहली दफा ही बगैर गिराए खा लिया। तो जिंदगी मिस्टेक से भरी हुई है। मगर क्या होता है जब हम बड़े होते हैं इन मिस्टेक से घबराने लग जाते हैं? क्या होता है जब हम बड़े होते हैं इन चीजों से डरने लग जाते हैं? तो इसलिए क्रिएटिविटी जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना बेसिकली, क्योंकि हम मिस्टेक्स को समझते हैं कंपनीज के अंदर और हर जगह, ये सबसे बड़ा मसला है। देखो अगर इंसान गलतियों का पुतला है तो फिर हम उनका मजाक क्यों उड़ाते हैं? हम उनको डिस्करेज क्यों करते हैं? चैलेंज ये है ना। तो भाई अगर सबसे गलतियां होती हैं तो फिर हम किसी दूसरे को क्यों कहते हैं देखो वो फेल हो गया? और याद रखें दुनिया में हमारे यहाँ बेसिकली फेलियर का मकसद ये है कि हम शायद खत्म हो गए। दुनिया में कहते हैं फेलियर तो कुछ भी नहीं है। फेलियर वो समझते हैं जब बंदा क्विट कर जाता है, वो एफर्ट छोड़ देता है, वो उसको फेलियर कहते हैं, ना कि गिर पड़ता है। आई वॉज अमेज्ड कि जब मतलब हम अपने बच्चों को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। मैं एक राइटर का बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पढ़ रहा था, वो कहता है वो बिजनेस प्लान फेल होता है जिसमें फेलियर की ऑप्शन रखी नहीं जाती। वो आप समझ लें अगर आपने उसमें फेलियर इंक्लूड नहीं किया तो वो ऑलरेडी फेल है। फेलियर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एक शख्स कहता है अगर मुझे ये पता हो ना कि मैं 10 अटेम्प्ट्स के बाद अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर लूंगा, मैं 10 दफा फेल होकर 11th में कर लूंगा, तो मुझे 10 अटेम्प्ट्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये माइंडसेट का डिफरेंस है। जब माइंडसेट चेंज होता है तो उससे क्या होती है, तकदीरें बदलती है। दुनिया में हर बड़ी कंपनी में फेलियर्स हुए हैं, हर बड़ा शख्स फेल हुआ है। अब कोई ऐसी हिस्ट्री उठा के देख लें जिसकी जिंदगी में फेलियर ना हो। गूगल की कितनी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, गूगल टॉक, पिकासा, गूगल बज, गूगल आलू, गूगल ये जो गूगल बज, ये सारी फेलियर प्रोडक्ट्स हैं। मगर क्या उन्होंने गूगल छोड़ दिया? नई प्रोडक्ट बनानी छोड़ दी? Amazon की फायर फोन, टेस्ट ड्राइव, किंडल ऑन आईफोन, ये सारी फेलियर प्रोडक्ट्स है। और वो कहता है Amazon, अगर हमारा जो फायर फोन अगर फेल ना हुआ होता तो शायद हम किंडल बना ही ना पाते। इस फेलियर से हमने लर्न किया। हर फेलियर में लर्निंग होती है, हर स्टेप में लर्निंग है। और नॉर्मली कुदरत आपको बेसिकली स्ट्रॉन्ग इससे करती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज मोबाइल थे, किन मोबाइल्स थे, विंडोज विस्टा, इंटरनेट एक्सप्लोरर 6, कितनी प्रोडक्ट्स उन्हें लॉन्च की जो फेल होगी। बेसिकली जब ये फेल होते हैं तो हमें घबराने वाली क्या बात है? मगर इसका ये मतलब नहीं आपने फेल होना शुरू कर देना है, ठीक है। तो सिर्फ हमें अपना माइंडसेट देखना है। और फेलियर में आगे बताऊंगा कि इसका मकसद क्या है, कि इसका मकसद ये है कि आप अपनी एफर्ट तो पूरी करें ना, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे जो फेलियर का मतलब है ना कि आपने अपनी पूरी सिंसियर एफर्ट की मगर रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं थे। तो जो चीज चेंज करने की जरूरत है वो हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। बजाय कि हम फियर करें, हमें बेसिकली लर्न करना चाहिए फेलियर से। और एक अच्छी मिस्टेक कौन सी होती है? जिसमें जो हमें कोई ना कोई लेसन देती है। एक बुरी मिस्टेक क्या है? जो रिपीट होती है। हम वही चीजें बार बार करते जाएं
और लर्न ना करें तो उससे बड़ी या बुरी मिस्टेक कोई नहीं है, ठीक है। तो याद रखें ये लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है, मिस्टेक नहीं, उसकी लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने अप्लाई होना होता है जिंदगी में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में फेलियर से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। स्टीव जॉब को उसकी अपनी कंपनी, उसने फाउंडर है वो एप्पल का, ठीक है। 1980s में उसको एप्पल से किक करा दिया गया, यानी उसको एप्पल से निकाल दिया गया, उसकी ओनरशिप ले ली गई। अब वो कहते हैं आई वॉज अमेज्ड कि जो कंपनी मैंने खुद फाउंड की, मैंने खुद बनाई, वो उस कंपनी से मुझे निकाल दिया। उसके बोर्ड की कंपोजिशन कुछ ऐसी बनी कि उसको वहां से निकाल दिया, ठीक है। मगर फिर वो बाद में कहता है, ठीक है, नियरली वो 8 years एप्पल से बाहर आया। उस 8 years में उसने पिक्सर मूवीज को बिल्ड किया, उसने नेक्स्ट कंप्यूटर्स के नाम से एक और फर्म बनाई, उसको बिल्ड किया। और बाद में वो कहता है कि वो जो 8 years थे वो मेरी जिंदगी के सबसे कीमती साल थे, जिसमें मैंने कितनी डिफरेंट स्किल्स थी वो लर्न की। और आफ्टर 8 years एप्पल बिल्कुल इंसॉल्वेंट होने जा रही थी, दिवालिया होने जा रही थी, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप भी दोबारा आके संभालो, ये खत्म हो रही है। उसने उसको रिज्वाइन किया और देखें आज फर्स्ट कंपनी है जो $1 ट्रिलियन कंपनी। तो हर किसी की जिंदगी में फेलियर है। फेलियर का ये मकसद थोड़ी है कि आप हम एफर्ट छोड़ दें, हम खत्म हो गए, ठीक है, आगे बढ़ना जरूरी होता है। और नॉर्मली क्योंकि लोग जो है वो फेलियर से घबराते हैं, तो दुनिया में उन्होंने मेथड्स ऐसे ले आए हैं। वो कहते हैं कि रियली बैड आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग, पहले लोगों को बता दो भी फेलियर हो सकता है, आप बुरा आइडिया सोचो, ऐसा आइडिया सोचो जो स्टूपिड आइडिया, ऐसी चीज बनाओ जो स्टूपिड है, ठीक है। हमें नॉर्मली ये हम फिजिकल सेशन में ये कराते हैं एक्सरसाइज, मगर मैं आपको सिर्फ आगे बता देता हूँ। अब देखो जापान में ना ये एक उनका एक कंपटीशन होता है, उसका नाम है शिंदगु, ठीक है, शिंदगु आर्ट्स इसको कहते हैं। अच्छा, वहां पे वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आपका काम है स्टूपिड आइडियाज जनरेट करना, और हमें सबसे स्टूपिड आइडिया को कोई नाम देते हैं। और ये जो आपके सामने ये जो एग्जांपल है ये स्टूपिड आइडियाज की है। कहते हैं इंतहाई स्टूपिड आइडिया फाइंड करके लेके आओ। देखो जहां आपने पहले अलाउ कर दिया कि भी आपकी स्टूपिडिटी को, आपके फेलियर को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या लोग नहीं करेंगे? और याद रखिए स्टूपिडिटी का मतलब होता है अपने दिल से फियर निकाल लो, दूर जाके सोचो, तो जहां सोचते हैं वहां से नए सोल्यूशन आते हैं। बटर, देखो आप जो नॉर्मली हम गम स्टिक यूज करते हैं, उन्होंने बटर का ये मॉडल बना दिया, ठीक है। नूडल्स को ठंडा करने के लिए जो बेसिकली ये चॉपस्टिक उसके साथ ही फैन लगा दिया। जूतों को बारिश के पानी से बचाने के लिए, ठीक है ना, सारे डिफरेंट आइडियाज मजे के, ठीक है। और देखो बच्चों ने घर में बैठना तो होता नहीं टिके, तो उन्होंने कहा कि उनका लिबास ही ऐसा बना दो कि साथ वो और भी आपको फैसिलिटेट करे, कम से कम वो जहां चलते फिरेंगे सफाई भी तो करेंगे ना साथ, ठीक है। तो देखो ये कितने ऐसे डिफरेंट आइडियाज हैं, ठीक है, और ये सारे स्टूपिड आइडियाज हैं। और एग्जांपल्स देखें, ठीक है। इफ यू हैव फ्लू, सोल्यूशन आपके पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। कैसे आप रेन वाटर कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लिपस्टिक लगाने का सबसे बेस्ट वे, ठीक है। कैसे बेसिकली आप जो डस्ट है उसको कलेक्ट कर सकते हो, अपने हाथ को कटिंग से कैसे बचा सकते हो, और फाइनली आईज ड्रॉप डालने का सबसे परफेक्ट सोल्यूशन। सारे फनी हैं, मगर इन्हीं आइडिया से कब कौन सा आइडिया बेसिकली एक परफेक्ट आइडिया बन जाए हमें नहीं पता, ठीक है। तो बेसिकली क्रिएटिव होने के लिए हमें अपना फियर खत्म करना पड़ता है, ठीक है। तो फेलियर से घबराना नहीं, फेलियर हमारा टीचर है, उसको वेलकम करें। और बेसिकली ये जो सक्सेस होती है ना वो बार बार फेलियर से ही आती है, उसमें कोई घबराना नहीं। आज देखें दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्ड करने वाले लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जिनको कहते हैं कि जो क्लास में बैक बेंचर होते हैं ना, जो पीछे बैठते हैं, वो बड़े बिजनेस बिल्ड करते हैं। और जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो नॉर्मली जॉब करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी फेलियर देखा नहीं होता, वो रिस्क से घबराते हैं, कुछ नया करने से घबराते हैं, तो वो क्या नया बिल्ड करेंगे, ठीक है जी। किसी का क्वेश्चन है? अभी आप लोग एड्रेस कर रहे थे जी वजीर। जी सर, मैं एक चीज इसमें जस्ट एक कोटेशन ऐड करना चाह रहा था सर, शायद सबके लिए हेल्पफुल हो। कि इसमें सर जो एडिसन है, जब उसने जब बल्ब बनाया ना, उस वक्त वो कह रहे थे कि वो 100 टाइम लोगों कहते हैं कि वो फेल हो गया, लेकिन वो खुद लिखते हैं ना सर कि मैंने 100 टाइम मतलब 100 रुपए मैंने ये बल्ब कैसे काम नहीं करते वो सीख लिए, हालांकि मैं फेल नहीं हुआ, वो कहते सर।
वो मेथड बनेगी, बिल्कुल। कोई 1000 कहता है, कोई 10,000 कहता है उसने अटेम्प्ट्स की बल्ब बनाने के लिए। जब उसे कहा गया कि या फेल, उसने कहा फेल नहीं हुआ, बेसिकली मैंने वो वेज ढूंढनी है जो काम नहीं करते, जिससे बल्ब नहीं बन सकता। ये माइंडसेट है। मैंने आपको मिसाल दी थी ना WD-40 अक्सर आप रस्ट वगैरह को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। WD-40 उसका नाम 40 इसलिए है क्योंकि उसको बनाने के लिए उससे पहले 39 फेलवर अटेम्प्ट्स थी, मगर 40th अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल बन गया, ब्रांड बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया। तो हिम्मत नहीं हारनी। जी अमीन, शायद आपने हैंड रेज किया था, कोई क्वेश्चन था? जी सर, मैंने रेस किया था। बेसिकली मैं ये कह रहा था कि कहते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि जो टैलेंटेड बंदे होते हैं मोस्ट ऑफन वो जॉब करते हैं, राइट? क्योंकि मैं खुद डेवलपमेंट सेक्टर में रहा हूँ, INGOs में काम कर चुका हूँ, आई हैव बीन ग्रेट एक्सपीरियंस विद NGO सेक्टर। तो मैंने एक चीज देखा है कि जो खासकर वर्किंग लोग हैं ना, जो जॉब करते हैं, वो हमेशा रिस्क लेने से बहुत घबराते हैं। मैंने एक चीज ये देखा है। तो उसके क्या रीजन हो सकता है? अगर उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो इनको तो अच्छा होगा सर। थैंक यू। देखिए, जो जैसे मैंने अभी बताया ना कि सबसे बड़ा उसका रीजन ये है कि रिस्क कौन लेता है। देखो, रिस्क का मतलब क्या है? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जहां पे हमने फेलियर को हत्तुल इम्कान बचने की कोशिश करते हैं, उससे डरते हैं कि मैं फेल ना हो जाऊं, मुझे बताए वो शख्स रिस्क लेगा। और बिजनेस तो रिस्क होता ही नहीं है। देखो, जॉब में इंसान क्या फाइंड करता है? जॉब में फिक्स इनकम और सिक्योरिटी, ठीक है, यही चीज ढूंढता है ना कि फिक्स सैलरी आती रहे और सिक्योरिटी हो। मगर मुझे बताएं, दुनिया में जो टॉप, जो रिचेस्ट पर्सन की अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 की लिस्ट उठाओ, उसमें से कितने ऐसे लोग मिलेंगे जो जॉब वाले होंगे? बहुत कम, ना होने के बराबर। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो बिजनेसमैन है और बिजनेस में रिस्क लाजमी होता है। ठीक है, जो बंदा रिस्क से घबराता है वो कुछ डिफरेंट नहीं कर सकता, कुछ बड़ा नहीं कर सकता। और अब क्वेश्चन ये है कि क्यों डरते हैं? देखो, डरना, उसमें मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो पेरेंटिंग स्टाइल है, अगर हम बच्चे को घर में बार बार फोर्स करें भी आपने टॉप पोजीशन ही लेनी है, और वो जरा सी गलती करें, हम उसको गलती करने ना दें। आज के पेरेंट्स का सबसे बड़ा मसला क्या है? वो बच्चों को गलती करने नहीं देते। गलती कैसे नहीं करने देते? उनको जिंदगी में कोई डिसीजन ही लेने देते। अब हाँ मुझे सर, बताएं, बिल्कुल। एक 25 साल का सॉरी बच्चा, उसने कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ उसने पढ़ना है, सारी चीज उसके पेरेंट्स डिसीजन ले रहे हैं। मुझे बताएं जिंदगी में वो क्या करेगा? तो ये हमारे पेरेंटिंग स्टाइल का प्रॉब्लम हुआ ना। जी अमीन। सर, इधर इधर मुझे एक बात याद आ गई। वो रिच डैड एंड पुअर डैड बुक आपने पढ़ी होगी यस, कि जिसका बाप बिलियनियर होता है, अमीर होता है, वो अपने बच्चों को उसी तरह सोशलाइज करता है। सोशल कंस्ट्रक्शन ही वेरी करती है। तो एक बंदे जिसका बाप टीचर हो, वो या कोई ऐसा से हो कि वो बिल्कुल पोर हो, तो वो अपने बच्चों को ऐसा ट्रीट करता है कि आपने भी बेटा अगर अच्छे मार्क्स लिया होगा तो अच्छा जॉब मिलेगा आपको। तो ये सारा सोशल कंस्ट्रक्शन है बेसिकली। डेफिनेटली माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। देखो, यस सर। अगर आप उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दोगे, ये बहुत बड़ा डायलेमा है। इसलिए मैंने कहा ना, मैं इस पे एक डिफरेंट सेशन करूंगा कि हम अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को कैसे किल कर रहे हैं। कि आप उनकी जिंदगी का हर डिसीजन इस वजह से ले रहे हैं कि वो नहीं ले पाएगा, तो वो पता नहीं लर्न कैसे करेगा, और जिंदगी में वो डरता ही रहेगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो हर चीज के बारे में अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, मगर क्या पेरेंट्स हमेशा के लिए उनकी लाइफ मैनेज कर सकते हैं? ठीक है, आप वेस्ट में उठा के देखिए, वो क्या करता है? वो कहता है आफ्टर 18 ईयर्स आपने सारा सेल्फ मैनेज करना है। ठीक है, वो क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जिंदगी के लेसन लर्न कर ले अभी से। ठीक है, तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर एक पूरा सेशन हो सकता है और बहुत डिटेल में हो सकता है। नॉर्मली मैं इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन भी करता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को प्रॉब्लम से बचाते हैं, चैलेंजेस से बचाते हैं, अपनी परेशानियां उनसे शेयर नहीं करते। ठीक है, हम चाहते हैं कि बस उनकी जिंदगी ठीक रहे, मगर जिंदगी ऐसी है ही नहीं। अगर उनके सामने कौन सर्टन सिचुएशन आ जाती है, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। इसलिए वो सेफ रस्तों का बेसिकली वो ढूंढ रहे होते हैं कि उनका जर्नी सेफ हो। जिंदगी में वो रिस्क लेने से घबराते हैं, और वही बच्चे छोटी एज में देखिए हर तरह का रिस्क ले रहे होते हैं। हम कैसे डराते हैं? ठीक है, एक दिन मेरी बेटी थी, तकरीबन को 1.5 साल की होगी, वो हाथ में उसने काकरोच पकड़ा हुआ था और बगैर डरे वो उसे खेल रही थी। मेरी मिसेज की नजर पड़ गई, उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। उस दिन से बेटी भी डर गई। ठीक है, अब वो काकरोच को देख के वो भी चीखती है। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? देखो, उस चीज से वो पहले नहीं डर रही थी, तो हमसे लर्न किया ना कि ये डरने वाली चीज है, तो हम बेसिकली अपने फियर अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं।
जो चीजें हम नहीं कर पाए वो हमारे फियर थे, हम ये फियर उनको सेम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लेसन हैं। अपने बच्चों के साथ हम घर में गेम्स खेलते हैं, हम उनके साथ बेसिकली माइंड रिलेटेड गेम्स खेलते हैं। ठीक है, जो हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स हमारे साथ खेलते थे, छोटी छोटी गेम्स हैं। ठीक है, मसलन वो जो बीड्स वाली 3 बीड्स 12 बीड्स लूडो, ये माइंड गेम्स हैं। यहाँ पे आप सोचते हो, हम अपने बच्चों के साथ ये खेलते हैं, इसलिए खेलते हैं ना कि वो सोचें। नंबर 2 क्यों खेला, मैं पहली दफा अपने बच्चों के साथ खेला तो वो बेटी हार गई, रोने लगी। क्यों रो रही हो, हार जीत तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। नहीं, कहती आप क्यों जीते। तो उसको समझाने के लिए अब हम खेलते हैं, बेटा हार जीत पार्ट ऑफ प्रोसेस है, जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोसेस होता है, लर्निंग प्रोसेस में होती है। प्रोसेस लर्न करो, हार जीत पे फोकस ना करो। तो ये सारे चैलेंजेस है ना, ये हमारे चैलेंजेस हैं। देखो आज दुनिया में कितने ऐसे बिजनेस हैं वो नए से नई चीजें क्रिएट कर रहे हैं लोग हैं, सॉरी अमेरिकन में कितनी क्रिएटिविटी वहां से आती है, कितनी एंटरप्रेन्योरशिप वहां से आती है। इंडियंस कर रहे हैं, चाइनीज कर रहे हैं, सिर्फ नहीं कर रहे तो हम नहीं कर रहे। ठीक है, हम जितना कंफर्ट ढूंढते हैं बेसिकली वो कंफर्ट उतनी ही हमारे लिए चैलेंजिंग है। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, दैट इज थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, एक बड़ी कॉमन टर्म है जो अक्सर हम यूज करते हैं, दैट इज थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे फारूक आपने भी हैंड रेज किया था, सॉरी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। सर मैंने भी यही पूछना था कि आप कह रहे थे ना कि क्रिएटिविटी से क्या चीज़ रोकती है। तो जो अभी इन्होंने बात की थी वो यही कि जो 9 to 5 जॉब करते हैं, अब वो फर्स्ट करें एक ही बंदा जो सोर्स ऑफ इनकम है पूरे घर का, तो उसे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रोकती है कि अगर मैं क्रिएटिविटी यानी कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, अगर वो फेल हो गया तो पीछे बैकअप में कोई चीज़ नहीं मेरे लिए, तो ये भी एक रीज़न बन सकती है। अच्छा, देखो फेल तो जैसे मैंने बताया ना, फेल इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो। दूसरा तरीका होता है, जब एक्सेप्ट करते हो ना आपका माइंड काम करना शुरू कर देता है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते ना, हमारा माइंड बेसिकली हमें डराते रहता है। तो एक्सेप्ट कर लो यार, ठीक है हो सकता है। फिर दूसरा क्या होता है कि इसको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ, इस लॉस को मैं कवर कैसे कर सकता हूँ। मैं नॉर्मली कहता हूँ कि पार्ट टाइम बिजनेस करें, फैमिली के साथ मिलकर बिजनेस करें। अगर आपकी फैमिली आपके बिजनेस में आपके साथ सपोर्टिव रहेंगे ना, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एंगेज करें छोटे छोटे बिजनेसेस में, और कोशिश करें छोटे स्केल पे बिजनेस करें। क्योंकि बिजनेस, अगर आपने मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग ली हो तो याद रखें, बिजनेस करने के लिए आपको 3 चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, नया बिजनेस बिल्ड करने के लिए नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट चाहिए आपको। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इटसेल्फ ना, आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स होनी चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए जो एंटरप्रेन्योरियल हो। अब मोस्टली जॉब होल्डर क्यों बिजनेस में फेल होते हैं, क्यों? क्योंकि वो पहले अपना माइंडसेट नहीं बदलते। देखो जिस फियरफुल माइंडसेट के साथ जॉब करते हैं, उसी फियर के साथ तो वो करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जॉब है, क्यों? क्योंकि देखो बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, रिस्क भी होते हैं, रिवार्ड सब कुछ होता है। ठीक है, बस आगे बढ़ना होता है, गिर के फिर उठना, फिर आगे बढ़ना, गिर के उठना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, नंबर 2 आपका बिजनेस आइडिया कितना वैलिड है। ठीक है, मैंने बहुत सारे देखे हैं भाई, 10 दुकानें पहले थी, एक आइसक्रीम की, साथ मैंने 11वीं ओपन कर ली। अच्छा, जो 10 वो कर रहे थे वही आप कर रहे हो, डिफरेंशिएशन क्या है? कुछ भी नहीं। तो भाई कस्टमर आपके पास क्यों आए 10 छोड़ के जो पुरानी है? कुछ तो डिफरेंशिएट करो। और तीसरा, आप बिजनेस अपना लॉन्च और मैनेज कैसे करते हो। ये 3 चीजें आपकी स्किल होनी चाहिए। और ये स्किल कैसे आती है? पार्ट टाइम में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके उसको लर्न करो। और जो दूसरा मेथड है वो ये है कि कोशिश करो कि अर्ली एजेस में बिजनेस करो, तब इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा नहीं होती, उसके पास वो इजीली बहुत सारी चीजें हैंडल कर सकता है। ठीक है, और जब हमारे ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो डेफिनेटली फिर ये चीजें मुश्किल होती है। ठीक है, और शुरू में पोटेंशियल भी ज्यादा होता है, लोग मैंने देखा भागदौड़ कर रहे होते हैं सुबह और इवनिंग में। और आजकल तो यूनिवर्सिटी, स्कूल और बहुत सारे अदारे आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग फंडिंग की वजह से बिजनेस नहीं करते, मैं आपको बता दूं, दुनिया में लोग हाथों में पैसे लेके फिर रहे हैं। वो कहते हैं ऐसा पर्सन मिले जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल हो और उसके पास एक जबरदस्त आइडिया हो, और तीसरा उसकी एबिलिटी हो कि वो उस आइडिया को वैल्यू में कन्वर्ट कर पाए। ऐसा हम लगाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो सिर्फ क्या है कि हमें इन स्किल्स पे काम करना, ये स्किल्स करने से आती है, उसके लिए टाइम चाहिए। हम चाहते हैं कि मैंने आज स्टार्ट किया, 3 माह बाद मेरा बिजनेस मेरा सारा बोझ उठा ले, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एटलीस्ट कुछ सालों लगते हैं हमें बिजनेस या ब्रांड बिल्ड करने के लिए। जी, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है फारूक, पॉइंट आपका बहुत वैलिड था। जी, व्हाट इज थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स? तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये टर्म्स आई कहां से। तो हुआ क्या कि यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दी गई
और उन्हें कहा गया कि उनके सामने ये 9 डॉट्स लगा दिए गए। उन्हें कहा गया कनेक्ट ऑल 9 डॉट्स इन 4 स्ट्रेट लाइंस, यानी 4 सीधी लाइनों में आपने इनको कनेक्ट करना है विदाउट लीविंग द पेन फ्रॉम सरफेस। और ऐसे कनेक्ट करना है कि आपका जो पेन है वो सरफेस से मूव ना हो। ठीक है, मसलन आप इनको ऐसे 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 मुख्तलिफ तरीकों से मिला सकते हैं, वो टूटे ना आपस में जो रिलेशन है, और लाइनें 4 सीधी लाइनें हो। तो 80% नहीं कर पाए जी मोहम्मद अफजाल साहब। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है, आवाज आ रही है मेरी सर? जी जी आवाज आ रही है बिल्कुल। हेलो, आवाज आ रही सर आपकी? ये अच्छा, आपने ये कहा कि जनाब ये अर्ली स्टेज पे करना चाहिए, अर्ली एज पे बिजनेस वगैरह जो है, तो बाज दफा ये होते हैं जो होते हैं ना अपना शुरू से ही सेल्फ मेड टाइप वो वर्क वगैरह करते हैं, वो एक इस स्टेज पे आके यानी समझ लें आप 50 तक जो है वो आके कुछ वो कमा लेते हैं। अब उनके लिए क्या यानी आप रिकमेंड करेंगे? क्या वो बिजनेस ही ना करें या कोई और कोई जो है? अच्छा सर, सबसे उसके पहले तो बारे मुझे में मैंने जो वो बात की थी वो एक रिकमेंडेड थी। ठीक है, कि रिकमेंडेड ये है कि कोशिश करें कि अर्ली एजेस में, ठीक है, कोशिश करें अर्ली एजेस में पार्ट टाइम। देखें आप डेल, ओरेकल, ये अमेज़न, अब जिसको भी देखोगे ना, इसके फाउंडर्स क्या करते थे, डे टाइम में वो जॉब करते थे और इवनिंग में या अपने पार्ट टाइम में अपने गिराज में वो अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे थे। ठीक है, और आज देखें ये दुनिया की टॉप कंपनीज है। आप इनकी अगर स्टार्ट देखें ना, इनकी फाउंडिंग अगर आप इंसेप्शन देखें तो वो गिराज से हुई है। तो नॉर्मली क्या होता है कि क्यों मैंने ये क्यों कहा कि ये रिकमेंडेड है, इसका रीजन ये है कि अर्ली एजेस में आपके पास ज्यादा पोटेंशियल होता है, आप डे और नाइट दोनों में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर एनर्जी है ना, पोटेंशियल है, आप ज्यादा टाइम काम कर सकते हैं, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 क्या होता है कि इंसान उस स्टेज पे लॉस या फेलियर जो होता है ना, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं कि थोड़ा सा वो सेटबैक, मैं फेलियर के बजाय सेटबैक का वर्ड यूज करूंगा, उसको भी आसानी से हजम कर जाता है, कहता कोई बात नहीं, अकेला हूं, कि थोड़ी सी जिम्मेदारियां भी, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है। ठीक है, तो और वो प्रोसेस के साथ ना लर्न कर सकता है। सर याद रखें, देखें मैं कहता हूँ एक तो बिजनेस तो लर्निंग में लग जाते हैं, और ये हकीकत है। आज जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं इनका स्टार्ट ये नहीं था, तो एक दो बिजनेस तो सीखने में लग जाते हैं, अपने आप को स्किल बिल्डिंग में लग जाते हैं। तो होता क्या है कि सर देखिए, जब हम थोड़े से रिटायरमेंट की एज के पास पहुंच जाते हैं ना, बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त भी आप बिल्ड कर सकते हैं। मगर देखें बिजनेस बिल्डिंग के सर मेथड सेम ही है, वो चाहे आप 20 साल की उम्र में कर रहे हैं, चाहे आप 15 साल की उम्र में कर रहे हैं, चाहे आप 50 या 60 साल की उम्र में कर रहे हैं। वहां पे क्या है कि आपने बेसिकली सबसे पहले अपने माइंडसेट पे काम करें, अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल सेट के ऊपर काम करें। फिर आपका बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कि डिमांडेड है, जिसकी नीड है। ठीक है, बिजनेस आइडिया पे भी कुछ फीचर है ना, आपका बिजनेस आइडिया रिपीटेबल हो, स्केलेबल हो, डिजायरेबल हो, ठीक है, प्रॉफिटेबल हो, 4 क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हो। अब डिजायरेबल से मुराद ये है कि सबसे मुश्किल प्रोडक्ट बेचनी वो प्रोडक्ट है जिसको कस्टमर चाहे ही ना। ठीक है, स्केलेबल जिसको आप बढ़ा सकते हो। आईटी के बिजनेस सबसे ज्यादा स्केलेबल है। आप देखो फेसबुक अमेरिका में बनी, पूरी दुनिया में काम कर रही है, गूगल वहां पे बनी, चैट जीपीटी वहां पे बनी, पूरी दुनिया से अर्न कर रही है। स्केलेबिलिटी है कि आप उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, रिपीटेबल के लोग उसको बार बार यूज करें। आप कहें मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया, जिंदगी में आपने एक दफा यूज करनी है, इसका मतलब है कस्टमर एज कम होगी, वो भी एक मॉडल हो सकता है, मगर फिर आपको उसमें प्रीमियम चार्ज करना पड़ेगा। ऐसी मार्केट ढूंढे जिसमें ज्यादा कंपटीशन ना हो। फिर आपको पता होना चाहिए बेसिकली स्टार्टअप्स की मार्केट्स कितनी तरह की हैं, स्टार्टअप के आइडियाज कैसे कैसे हैं, आइडियाज की वैलिडेशन कैसे करनी है। ये एक हाइपोथेसिस का मॉडल है। आज के मॉडल्स के मुताबिक आप जब इसको करेंगे तो डेफिनेटली आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं ना। तो सिंपली स्पीकिंग सर आप किसी भी एज में कर सकते हैं, वो सिर्फ एक रिकमेंडेड एज थी, मगर प्रोसेस सबके लिए सेम है। तो प्रोसेस से लेके चलें, चीजें फिर बिल्ड होती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एक स्टैब्लिश बिजनेस को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रिपीट करने में भी हर्ज नहीं है, मगर रिपीट करने में भी तो हमें बेसिकली कम से कम चाहिए कि कोई ना कोई स्ट्रेटजी चाहिए ना उसके लिए। तो ये चीजें सर स्किल से आती हैं, बेसिकली सीखने से और करने से आती हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक सेशन मैं इससे पहले करवा चुका हूँ, फ्यूचर में भी इंशाल्लाह करूंगा, तो वहां पे हम इन चीजों को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है अफसार साहब? अच्छा जी, मैं दोबारा वापस आता हूँ। जो था
कि थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स कहाँ से आया। तो बेसिकली ये चैलेंज दिया गया स्टूडेंट्स को, और जो 80% स्टूडेंट्स थे उसको फेल नहीं कर पाए। उसका रीजन क्या था, वो बॉक्स के अंदर ही घूमते रहे हैं कनेक्ट करने के लिए। और जो 20% जिन्होंने कनेक्ट किया, ये वो लोग थे जिन्होंने बेसिकली बॉक्स से बाहर निकल के सोचा। ठीक है, वो अब 80% वो क्यों इसके अंदर घूमते रहे, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, सॉरी, दिस एंड दिस। ठीक है, अब देखो आप सोल्यूशन कब कर पाए, जब आप बॉक्स से बाहर निकले। ठीक है, तो जो लोग नहीं कर पाए उनका चैलेंज ये था, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ बॉक्स को फोकस कर रहे थे। अब इसे हम कहते हैं अजम्पशंस। अब मुझे बताएं, जहां पे ये रिक्वायरमेंट थी वहां कहीं लिखा हुआ था कि आपने बॉक्स से बाहर नहीं जाना? क्या इसमें मेंशन है? तो ये अजम्पशन कहां से क्रिएट की? ये अजम्पशंस हमारा माइंड खुद क्रिएट कर लेता है। मैंने बताया ना कि हमारा माइंड बेसिकली पैटर्न में स्टक होता है, खुद क्रिएट कर लेता है कि ये डॉट से शायद मुझे बाहर नहीं जाना। हमारी जिंदगी में भी यही मसले हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे डॉट्स हैं जो हमने लिमिट्स की फॉर्म में खुद पे लगाए हुए हैं। हमें लगता है मुझे उससे बाहर नहीं निकलना, मुझे उससे बियॉन्ड नहीं जाना, और हम उसी सर्कल में घूमते रहते हैं और हमें अपनी प्रॉब्लम्स के लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन नहीं मिलते। देखो शॉर्ट टर्म में सोल्यूशन तो मिल जाता है, जॉब एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म में आपने क्या करना है, रिटायरमेंट के बाद क्या करना है? ठीक है, जब जॉब में कंपटीशन ज्यादा हो जाए आपने तब क्या करना है? ये सिर्फ मैं एक जॉब से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, मगर हमारी जिंदगी में बहुत सारे बेसिकली हम जो घूमे हुए हैं वो इन डॉट्स में, इन पैटर्न्स में घूमे हुए हैं। हम जब तक इनसे बाहर नहीं निकलेंगे हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इन अजम्पशंस को जो हमारे माइंड ने जो खुद ब खुद बनाई हुई है, इन अजम्पशन को चैलेंज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो इसका सोल्यूशन था वो ये था कि आपने बॉक्स से बाहर निकल के सोचना है। अच्छा, अब थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स का मतलब क्या है? थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स इज टू थिंक डिफरेंटली, अनकन्वेंशनली और फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव। ऐसे सोचो जो डिफरेंट हो, जो इससे पहले चीजें उनसे हट के हो। अनकन्वेंशनल यानी जो हमारी उस छोटी सी कम्युनिटी में वो चीजें ना हो रही हो। क्रिएटिविटी की मैं एक और चीज आपको बताऊं, क्रिएटिविटी का ये मतलब नहीं है कि आपने टोटली ऐसी चीज प्रोड्यूस करनी जो दुनिया में इससे पहले हो ही ना, वो इन्वेंशन होती है। ठीक है, हमने ऐसा कुछ नहीं प्रोड्यूस करना। आप अपनी कम्युनिटी में क्रिएटिव हो सकते हैं, आप अपनी क्लास में, आप अपने घर में, आप अपने ऑफिस में क्रिएटिव हो सकते हैं। कैसे क्रिएटिव हो सकते हैं भाई? जो चीजें पहले एक तरीके से हो रही हैं आप उसको डिफरेंट तरीके से कर देंगे, आप वहां पे क्रिएटिव हो जाएंगे। तो थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स का मतलब ये है कि थिंक डिफरेंटली, अनकन्वेंशनली और फ्रॉम ए न्यू पर्सपेक्टिव, कुछ ना कुछ नए तरीके से। और ये चीजें हमने सिर्फ सोचना है, देखो सोचना है ना, और अपने माइंड में सोचना है कि यार इसको मैं चैलेंज करूं, इस थर्ड प्रोसेस को चैलेंज करूं। ठीक है, मैं इस पे बताता हूँ कि मुझे प्रॉब्लम थी बच्चों को इंग्लिश रीडिंग सिखाने के लिए। ट्यूटर से मैं सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि वो सिखाते नहीं थे, वो पढ़ाते थे। वर्ड बाय वर्ड ऐसे पढ़ लो, वो बच्चा सीखता नहीं है, याद करता है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बेसिकली मेमोराइजेशन से ज्यादा लर्निंग पे फोकस करता हूँ। तो मैं ढूंढता रहा कोई ना कोई सोल्यूशन, ट्यूटर से नहीं मिला तो फिर मैंने कहा मैं कहीं और सर्च करूँ, टेक्नोलॉजी में सर्च करूँ। अब मेरे माइंड से एक आइडिया, टेक्नोलॉजी सर्च करूँ, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है? मैंने रिसर्च की, मुझे गूगल की एक प्रोडक्ट मिल गई, एक ऐप है गूगल की, रीड अलोंग के नाम से। ठीक, रीड अलोंग। मैं आपको अगर मिल भी जाती है तो दिखाता हूँ। ये गूगल की ऐप है। अच्छा, इस ऐप का ये बेनिफिट है कि ये बेसिकली आपके बच्चों को फैसिलिटेट करती है लर्निंग में, कि आपका बच्चा रीडिंग करता है, ये उसको लिसन करती है। ठीक है, ये उसको सिखाती नहीं है, सॉरी उसको बताती नहीं है कि आप ऐसे ऐसे पढ़ो। ठीक है, ये बेसिकली उसको ये नहीं कहती कि आप ऐसे ऐसे पढ़ो। इकरा शरीफ बिल्कुल आप ठीक कह रही हो, इंग्लिश कोर्सेज में भी देखो ट्यूटर्स ने करवाने थे ना। अब ट्यूटर जो भी है उसकी एक ही कोशिश होती है कि मैं क्या करूं कि मैं बच्चे को पढ़ के बता दूं और बच्चा मुझे फॉलो करे। मैं चाहता हूँ बच्चे को मेथड बताओ। देखो आप जो बच्चे को पढ़ के बताते हो बच्चा उसके मुताबिक उतना ही सीखता है। आप मेथड बताओ, आपने उसको उम्र भर का प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया। अब अगर आप इस ऐप को यूज करें तो ये ऐप क्या करेगी, ये ऐप बेसिकली स्टोरीज और जो है ना जो गेम्स है उसकी शक्ल में बच्चों को अपॉर्चुनिटी देती है। देखो ये टीचर है यहाँ पे, ठीक है, हर बच्चे की प्रोफाइल है,
अच्छा, आपने एक स्टोरी सिलेक्ट करनी है, बच्चे ने रीड करना है, इसने लिसन करना है। जहां बच्चे से मिस्टेक होती है, जो उसके नीचे लाइन लगा देती है, उसे कहती है इसको रिपीट करो, ये आप गलत पढ़ रहे हो। अब बच्चे के लिए फन भी है, लर्निंग भी है, ठीक है, और ये फिर पेरेंट्स को उनका रिकॉर्ड भी भेजती है, उनको क्वेश्चंस भी देती है, ठीक है। और सबसे बढ़ के गूगल की ऐप फ्री अवेलेबल है, कुछ भी पेड नहीं है। ऐसे सोल्यूशन देखो, आप थोड़ा सा डिफरेंटली देखो तो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपने इसको ट्राई जरूर करना अगर आपको ऐसी जरूरत है तो सिर्फ हमने क्या करना है, कुछ ना कुछ जो अपने एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस है कि सिर्फ ये कन्वेंशनल सॉल्यूशन, इसे हट के सोचना है, ठीक है। तो थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स में क्या है कि हमने अजम्पशंस को चैलेंज करना। हमारे माइंड में बेसिकली जो अजम्पशन से मुराद मफरूजे, बहुत सारे लोगों की ये अजम्पशन होती है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, एक दफा ना मुझे एक शख्स के साथ काम करने का मौका मिला, ठीक है, मैं ये चैट में लिख देता हूँ। एक शख्स के साथ काम करने का मौका मिला, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट था, टेक्निकल उसकी एक फील्ड थी, मैं उसमें ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं रखता था। तो मैंने उसे कहा कि यार मुझे एक जगह ना प्रॉब्लम लग रही है, एक असाइनमेंट के ऊपर हम काम कर रहे थे, तो मैंने कहा मुझे ये प्रॉब्लम एक ये लग रही है कि जो चीज हम करने जा रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे कहा कि सर ये नहीं हो सकती। मैंने कहा यार आप ठीक कहते हो, मगर क्या आप इसको चेक कर लोगे? उन्होंने कहा सर ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा देखो ये अजम्पशन है ना, नहीं हो सकता। मेरे कहने पे सिर्फ एक दफा तसल्ली कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि पैटर्न्स जो है ना, जो डाटा नजर आ रहा है, पैटर्न्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो मेरे कहने पे चेक कर लो। वो इतनी बेसिकली वो डिस्कशन हुई, वो बार बार कहे सर ये पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली आप टेक्निकल चीजों को नहीं समझते शायद, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप ऐसा करो कि मेरी आप रिक्वेस्ट समझ लो, आप सिर्फ एक दफा करके देख लो, तसल्ली कर लो। ये डिस्कशन के बाद मैं वहां से वापस आ गया अपनी सीट पे। तो थोड़ी देर बाद वो शख्स मेरे पास आए, पर्सन आके उन्होंने कहा कि सर आप ठीक कह रहे थे, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन डाटा। चेहरा उनका उड़ा हुआ हो। तो मैंने कहा देखो सबसे जो मुश्किल थी वो ये थी कि हम जब किसी चीज को एक्सेप्ट ही ना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं। देखो ये अजम्पशन होती हैं जिसपे हम कहते हैं ये हो नहीं सकता, ये कर नहीं सकता। हमारा माइंड दो तरह की अजम्पशन बनाता है। एक अजम्पशन क्या है, इसे कहते हैं इम्प्लीसिट, दूसरी होती है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट अजम्पशन वो अजम्पशंस होती हैं जो आपको क्लियरली डिफाइन कर दी गई हो। जैसे अभी वो 9 डॉट वाले मॉडल में जो बताया गया था वो एक्सप्लिसिट अजम्पशन थी, मगर जो बॉक्स से बाहर नहीं जाना, डॉट से बाहर नहीं जाना, वो इम्प्लिसिट अजम्पशन थी जो आपके माइंड ने खुद बना ली थी। तो बेसिकली हम लोगों का मसला ये है कि हमारे माइंड बहुत सारी ऐसी अजम्पशंस खुद क्रिएट कर लेता है जो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी हर्डल्स बन जाती है, ठीक है। नंबर सेकंड, हमारा माइंड क्या करता है कि पैटर्न के साथ साथ ना हम जिंदगी में कुछ बॉक्सेस बना लेते हैं, अपने गिर्द कुछ बॉक्सेस बना लेते हैं। मैंने इस पे रहना है, इससे बाहर नहीं जाना, इससे बाहर नहीं सोचना, इससे बाहर चला जाऊंगा पता नहीं क्या हो जाएगा, ये जॉब पे या इस काम में ये मैंने अगर चेंज कर दिया कुछ पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ ऐसे बॉक्सेस हमारे इर्द गिर्द लोग हमें बनाते हैं। आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, वो आपको डराना शुरू कर देते हैं, यार ये ना बदलना। आपसे 5 साल पहले भी किसी शख्स ने ये बदलने की कोशिश की थी तो वो फिर वो नजर ही नहीं आया। हमारे दिल में बेसिकली वो फियर बना देते हैं। तो अगर इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप लोगों ने एक मंकी एंड बनाना, ठीक है, मैं यहाँ चैट में लिख देता हूँ, मंकी बनाना लैडर स्टोरी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। आपने इसको गौर से देखना है, जब तक समझ रहा है तब तक देखते रहना है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। बेसिकली ये स्टोरी इस चीज के बारे में है कि चीजें इर्द गिर्द बदल जाती हैं, हमारी अजम्पशन नहीं बदलती। एक छोटी सी स्टोरी है 1.5-2 मिनट की, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है। तो बेसिकली चीजें बदल जाती हैं, हमारी अजम्पशन नहीं बदलती। हम आज भी पुराने तरीके, पुराने पैटर्न, पुरानी चीजों को रिपीट किए जा रहे हैं, बदलने से डरते हैं, ठीक है। नंबर 3, कई दफा बेसिकली क्या होता है, जो प्रॉब्लम जो सोल्यूशन होता है ना, वो प्रॉब्लम के पास ही होता है, कुछ ज्यादा दूर नहीं होता। अगर हम उससे हट के सोचें तो हमें सोल्यूशन उधर ही मिल जाता है, प्रॉब्लम के आसपास ही मिल जाता है, हमें कुछ डिफरेंट करना ही नहीं पड़ता, ठीक है। और गाइडेड, और जो बेसिकली कई दफा जो थिंकिंग होती है ना, वो हमें एक गाइडेड थिंकिंग, हम सिर्फ कुछ खास चीजों के बारे में सोचते हैं, कई दफा हमें उसको ब्रेक करके दूर तक जाना पड़ता है। हम सोचते हैं मगर हमें खास बाउंड्रीज में सोचते हैं, जब हम बाउंड्रीज को ब्रेक करते हैं तो उससे आगे बेसिकली हमें जो रिजल्ट है वो मिलते हैं, ठीक है जी। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल का सहारा लूंगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्लोज्ड वर्ल्ड प्रिंसिपल।
इसको थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स भी कहा जाता है। थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स तो हमने समझा ना, थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स का मतलब होता है कि जहां पे प्रॉब्लम है ना, सोल्यूशन उसके नियरेस्ट अवेलेबल है। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत दूर ना जाएं, उसके आसपास ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये एक ना रियल स्टोरी है, 12th सेंचुरी थी शायद, जिसमें ना जो मंगोल आर्मी, ये मंगोल आर्मी है, इन्होंने बेसिकली हिंदुस्तान पे अटैक किया। तब ये इकट्ठा था, हिंदुस्तान था, तब यहाँ पे मुस्लिम हुक्मरान थे। अब इनकी फौज में थे 12,000 जो स्पाई थे, ठीक है, आर्मी में पर्सन थे, और इनके पास जो ऊंट थे और घोड़े थे, और बाकी जो सिर्फ लड़ने के लिए। अच्छा, कंपैरेटिवली जो इंडियन आर्मी थी उसमें, क्योंकि इंडिया में हाथी बहुत है, लड़ाका हाथी, ठीक है, इनके पास हाथी थे, घुड़सवार थे, और जो बेसिकली आर्टिलरी जो पैदल फौज होती है वो भी थी। ठीक है, और इनकी तादाद भी इनसे 5 गुना ज्यादा थी। अगर ये 12,000 थे, ये 60,000 थे। और इन लोगों के लिए जो जीत थी वो बिल्कुल क्लियर थी, कंफर्म थी कि हमारी जीत पक्की है। अब इन्होंने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई थी। इन्होंने कहा कि सबसे पहले फ्रंट पे एलिफेंट्स आएंगे, एलिफेंट्स बेसिकली क्या करेंगे, इन सबको बखेर देंगे। ठीक है, पीछे से ये जो घुड़सवार आएंगे इनका खात्मा करेंगे, और जो प्यादा फौज आएगी उनका काम सिर्फ क्या है, जो बचा खुचा काम उसको खत्म करना। अब सिचुएशन को फोकस करें कि जो यहाँ पे मंगोल जर्नैल है वो क्या करे। ठीक है, मंगोल जर्नैल, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कौन कौन सी, अगर आप उस पोजीशन पे होते, उस मंगोल जर्नैल की पोजीशन पे, चंगेज खां का फौजी था ये ना, तो आप क्या करते, क्या सोचते, कैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन करते, कोई टेंटेटिव सलूशन बताएं जरा। सोचे। सर ये वाइडली स्प्रेड हो जाते जब हाथी अटैक करने आते हैं। हाँ, वाइडली स्प्रेड हो जाते, तो आउटसाइड द बॉक्स सोचें। सर ये जंप करके जो प्यादे उनके पीछे जाते, ये जंप करके ना, घोड़े जो थे ना, ये जंप करके लांगे लगा के जो पीछे जो इनकी क्योंकि असल तो काम वो इन्होंने मारना था, ये घोड़े तो आगे, जो एलिफेंट ने तो पीछे आगे जाना था ना सर। एलिफेंट के ऊपर भी वो तीरंदाज बैठे होते हैं ना, वो भी मारते हैं। अच्छा चले, मैं समराइज करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की इनपुट का बहुत ज्यादा शुक्रिया। देखिए, नॉर्मली अगर थिंक आउटसाइड द बॉक्स में हम क्या करते, रिट्रीट कर लेते, दोबारा लड़ने आ जाएंगे। मगर याद रखें, मंगोल आर्मी ने कभी भी शिकस्त नहीं, यानी भागे नहीं मैदान से, क्योंकि उनके यहाँ भागने का मतलब मौत था। तो ये उन्होंने सोचते नहीं थे कि हम रिट्रीट करेंगे, हम यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक, सेकंड ऑप्शन क्या थी कि वो अपने हेड ऑफिस, ठीक है, वायरलेस भेजते कि जी हमें आर्मी भेजे, पॉसिबल था, हमें हेल्प भेजें, और क्विकली हम आमने सामने खड़े हैं। आउटसाइड द बॉक्स यही था ना, या आप एयरफोर्स को बुलाते अटैक करें, मगर ये 12th सेंचुरी में ये दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। आप इतना क्विकली ना आर्मी ला सकते थे, ना कोई एयरफोर्स बुला सकते थे। तो इसका मतलब है कि अब ये जो मंगोल जर्नैल है उसके पास उसके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन इधर ही फाइंड करना था, इसी जगह पे। ठीक है, तो उसने कहा कि देखो, जो इनकी स्ट्रेंथ है वो इनके एलिफेंट्स है, क्यों ना इसी स्ट्रेंथ को इनकी वीकनेस में बदल दिया जाए। वो अपने जो कैमल्स थे उनको पीछे ले गए, उनके ऊपर बड़े बड़े लकड़ी के उन्होंने वो बांध दिए, लकड़ी के पार्ट्स, उनके ऊपर कपड़े डाल दिए, उनको आग लगा दी, और आग लगा के उनको, यानी अजीबोगरीब सी शक्लें बना दी उनको लकड़ियों के साथ ना, अंदर ऊँटते, और उनको भगा दिया हाथियों की तरफ। अब हुआ क्या, एलिफेंट्स ने देखा आग आ रही है और अजीबोगरीब से शक्ल के कुछ चीजें, यानी आग उनकी तरफ भागी आ रही है, तो उन्होंने बजाय आगे जाने के पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब जब वो पीछे की तरफ भागे तो क्या किया, जो उन्होंने इनको बखेरना था वो अपनी फौज को बखेरा, और बाकी अपने सिपाही रोंदे। अब इनका काम क्या रह गया, इन्होंने अटैक किया और ये जंग जीत ली। अब मुझे बताएं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन उसी जगह से फाइंड कर लिया, ऐसे ही है ना, कि अपनी जो प्रॉब्लम का सलूशन है उसी जगह से फाइंड कर लिया। दैट इज थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स। इतना दूर ना चले जाओ कि आपको सलूशन फाइंड करने में चले जाए। कहता जहां प्रॉब्लम होती है सलूशन उसके आसपास ही होता है।
सिर्फ ये है कि उसके नियरेस्ट आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, वो कौन कौन सी है। इसे क्लोज वर्ल्ड प्रिंसिपल्स भी कहते हैं कि आप एक क्लोज वर्ल्ड बना लेते हैं। आप कहते हैं इस जगह पे मैंने सोल्यूशन फाइंड करना है, और आप अपनी क्रिएटिविटी को अप्लाई करते हैं, इमेजिन करते हैं सोल्यूशन ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है। Closed world principle basically when solving a problem or creating a new solution, one should strive to use only those resources that exist in the product or system itself or in the immediate vicinity. जो आपके पास अवेलेबल चीजें सिर्फ उन्हीं से अपना सोल्यूशन फाइंड करो, बजाय बहुत दूर सोचने की। ये एक प्रिंसिपल है, हर जगह अप्लाई हो सकता है। और याद रखें क्रिएटिविटी का जो इनवर्स रिलेशनशिप है डिस्टेंस के साथ, आप प्रॉब्लम से जितना दूर होते हैं आपकी क्रिएटिविटी उतनी कम होती है, अब जितना नियरेस्ट होते हैं आपकी क्रिएटिविटी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। दिस इज लाइक अ लेंस, जैसे आपका लेंस काम करता है वैसे ही ये बेसिकली आप प्रॉब्लम को फोकस करते जाएं, उसके पास सोल्यूशन या थोड़ा सा दूर लाते जाएं, वो आपकी जो वर्ल्ड है वो बढ़ती जाती है या कम होती जाती है, और आपने उसी क्लोज वर्ल्ड में अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना होता है, ठीक है। और याद रखिए अगर आपने आउटसाइड द सर्कल बहुत दूर से प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना है तो वो बड़ा महंगा होता है, और यकीन रखें कि प्रॉब्लम के पास ही उसका सोल्यूशन है, सिर्फ हमें आइडिया चाहिए या हमने उसको फाइंड करना है अपनी इमेजिनेशन की स्किल को यूज करते हुए। दैट इज थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। अभी आप लोगों के लिए क्विज है, इसका सोल्यूशन मैंने आप लोगों से लेना है। क्विज ये है कि मसलन कोई सिचुएशन, कोई एक पर्सन है, वो दो लोग हैं, रात गाड़ी पे वो रात का टाइम है, ठीक है, आधी रात का, गाड़ी पे जा रहे हैं और गाड़ी उनकी किसी ऐसी जगह, उसका जो टायर है वो फ्लैट हो गया जहां पे ना मोबाइल सिग्नल काम करते हैं, ना नियरेस्ट कोई और ऑप्शन है हेल्प की, ठीक है। यानी एक वीरान रोड है, जंगल के अंदर एक वीरान रोड है जहां पे ना मोबाइल सिग्नल्स हैं, ना कोई और हेल्प आ सकती है, ठीक है। अब उन्होंने जब गाड़ी का वो बेसिकली टायर चेंज करने की कोशिश की तो उसके ऊपर रस्ट थी, अब रस्ट की वजह से वो घूम नहीं रहा था, ठीक है, तो वो जैम हो गया, अब वो और फंस गए। आधी रात थी, कोई जगह थी ना सेल फोन और कोई चीज काम नहीं करती। अब मुझे बताएं इस क्लोज वर्ल्ड प्रिंसिपल के मुताबिक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता था। क्लोज वर्ल्ड प्रिंसिपल यही कहता है ना, जहां प्रॉब्लम है सोल्यूशन उसके आसपास है, सिर्फ हमने वो मेथड ढूंढना है उस सोल्यूशन को सॉल्व करने का। सोचें जरा। सर जो रेस्ट लगी हुई है ऊपर, वो कोई लुब्रिकेंट वगैरह इस्तेमाल करके उसको खत्म किया जा सकता है। गाड़ी के अंदर से लुब्रिकेंट मौजूद होता है, आप ठीक कह रहे हैं कि लुब्रिकेंट से भी ट्राई किया उन्होंने, नहीं सोल्यूशन हुआ उसका। गाड़ी के अंदर लुब्रिकेंट डेफिनेटली है, इसका मतलब हमने कहा ना प्रॉब्लम के पास सोल्यूशन है, तो गाड़ी का लुब्रिकेंट उन्होंने यूज किया मगर वो सॉल्व नहीं कर पाया प्रॉब्लम ना। और क्या हो सकता है? पानी से क्या होगा? सोचें, यहाँ पे क्रिएटिविटी अप्लाई होती है जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और आपने उसी से प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना है। सर ये जो टायर है वो तो जाहिर है पर फ्लैट हो गया है, ठीक है ना, तो उसे यानी जला के धुआं पैदा किए ताकि कोई दूर दराज या इर्द गिर्द कोई आबादी उन्हें पता लगे कि यहाँ प्रॉब्लम है, कोई चीज जो है। ये भी एक ऑप्शन हो सकती है, मगर हमने कहा कि नो वेयर, नियरेस्ट कोई सोल्यूशन नहीं था। गाड़ी के अंदर स्टे करें जब तक कोई नहीं आता, बिल्कुल ऐसे ही है। बस आइडियाज खत्म हो गए। बॉइल्ड वाटर देखिए, अगर हम देखें तो उनके पास क्या था क्लोज वर्ल्ड में, उनके पास क्या क्या था, ठीक है। नंबर 1 नियरेस्ट जंगल था, जंगल से कुछ चीज लेते, या गाड़ी थी, गाड़ी से कुछ लेते, ठीक है। गाड़ी से लुब्रिकेंट ट्राई किया, वाटर ट्राई किया, ठीक है, काफी सारी चीजें थी जो उन्होंने वहां पे ट्राई की। डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, ठीक है। और ये एक रियल सिनेरियो है ये वाला ना, बेसिकली 2 एयरफोर्स कमांडर थे, वो अपनी बेस से वापस जा रहे थे, बेस नॉर्मली आउट ऑफ सिटी होती है ना, तो वापस जा रहे थे, तो उनको ये रियल सिचुएशन फेस करनी पड़ी।
अब उन्होंने बहुत सोचा, ठीक है, क्या करें क्या करें। तो अब देखिए, हम गाड़ी में कोई ऐसा कंपोनेंट हो सकता है जो हेल्प कर सके? अब उन्होंने क्या किया, एक एक कंपोनेंट को, जो गाड़ी के अंदर कंपोनेंट, उसको ट्राई करना है कि क्या इसको यूज करके हम सोल्यूशन कर सकते हैं, क्या इसको कर सकते हैं। गाड़ी में ऑयल, लुब्रिकेंट, वाटर, ये सब ट्रीट किया। फिर उन्होंने कहा जो गाड़ी के पास अदर कंपोनेंट्स हैं, देखो जब हम गाड़ी का टायर खोलते हैं चेंज करने के लिए तो उसके साथ टूल बॉक्स भी होता है। टूल बॉक्स में क्या क्या होती है, क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें जैक होता है उसका, उसके बाद वो जो खोलने राड वगैरह से जिससे खोलते हैं पेच वगैरह वो होती है। अच्छा, जैक किस काम आता है? जैक किस काम आता है गाड़ी में? वो टायर को रिप्लेस करने के लिए। स्टेपनी भी तो होती है सर, गाड़ी को उठाने के काम आता है ना। देखना जो जी जैक, बिल्कुल। जो जैक गाड़ी को उठा सकता है, तो क्या वो आपके एक नट को नहीं खोल सकता? सोल्यूशन समझ रहे हैं ना? स्क्रू को खोल सकते। जी सोल्यूशन अंडरस्टैंड किया आप लोगों ने कि भाई देखो इसमें इतनी पावर है, ये गाड़ी उठा सकता है। आपसे अगर ये नहीं खोलता तो उन्होंने क्या किया, जो उनके पास जैक था उन्होंने उसको यूज किया इसको दूर करने के लिए, और ये सोल्यूशन परफेक्टली काम किया इसने। मुझे आप बताएं, आपको सोल्यूशन अंडरस्टैंड हो गया? ठीक है, देखिए ये जो जिस के ऊपर रस्ट था, जिस बोल्ट के ऊपर रस्ट था, ठीक है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए पहले वो खुद एफर्ट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, जैक का यूज किया, जैक के जरिए उनको ओपन किया। ठीक है, ये इतना पावरफुल है कि पूरी गाड़ी उठा सकता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो क्यों नहीं दे सकता? अब नॉर्मली हम ये यूज नहीं कर पाते, हम इसको सोच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में तो पैटर्न बने हुए हैं कि जैक का काम तो सिर्फ गाड़ी उठाना है, इससे हटके वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। ऐसे ही है ना? तो नॉर्मली इसलिए हमें ये सोल्यूशन अंडरस्टैंड नहीं होता। मगर उन्होंने क्या किया, गाड़ी का जैक निकाला, उससे उन बोल्ट्स को खोला, दोबारा लगा दिया। दोनों इंजीनियर्स ने इसके बाद अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमने वो चीज फाइंड किया जिसको पे बेसिकली हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इसको उन्होंने नाम दिया थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स। प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके प्रॉब्लम के पास है। फिर उन्होंने इस आइडिया के ऊपर पीएचडी की, इस आइडिया के ऊपर बुक्स लिखी। आज वो दोनों लोग जो है बेसिकली इसके वोकल है पूरी दुनिया में। ठीक है, फाउंडर है इस आइडिया के। तो नॉर्मली प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके पास सिर्फ क्या होता है, हमें चीजों को डिफरेंटली देखना होता है। हम क्यों नॉर्मली इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते? क्योंकि हम समझते हैं कि जैक का सिर्फ काम क्या है, चीजों को अपलिफ्ट, गाड़ी को अपलिफ्ट करना। ठीक है, अच्छा, ये एक रिडल है आप लोगों के लिए। विच नंबर डज नॉट बिलोंग? जल्दी से बताएं, कौन सा नंबर बिलोंग नहीं कर रहा? क्विकली क्विकली सोचे जरा, कौन सा नंबर है जो बिलोंग नहीं कर रहा? सर ये भी लिखना है, क्यों नहीं कर रहा? कौन सा नंबर जो है नीचे दिए गए नंबर में से बिलोंग नहीं करता? 17, 19, 17, 6, डिफरेंस ऑफ 6, नॉट डिवाइडेड और मल्टीप्लाइंग 13। हर किसी ने हर नंबर लिख दिया। ठीक है, देखो ये जो नंबर्स हैं इसमें से कौन सा नंबर है जो बिलोंग नहीं करता? सोचें। क्रिएटिविटी बड़ा मजे का सब्जेक्ट है, हमें लगता है ये बोरिंग है,
बिलीव करें, ये अगर यही होते ना फिजिकल ट्रेनिंग, इतनी इंटरेस्टिंग है ये, जब हम सोचते हैं आपको प्रॉब्लम दिया जाता है, आइडिएशन का मौका दिया जाता है कि डिफरेंट आइडिया सोचें, ये इतना इंटरेस्टिंग है। कौन सा नंबर बिलोंग नहीं करता? सर ये जो 1 2 3 ऑप्शंस में दिए हैं ये नहीं बिलोंग करता। एक नंबर बताना है आपने। सर ये क्या चीज बिलोंग नहीं कर रही है? नहीं, कौन सा नंबर है? विच नंबर डज नॉट बिलोंग? देखिए 13 और 17 में तो 4 का डिफरेंस है, और 17 19 में 2 का डिफरेंस है। आंसर इज 17 भी होगा। आंसर इज 2, 17 नहीं, आंसर इज 2, बिकॉज इवन नंबर है सर। जी बाकी सब ऑड नंबर है, ये वाहद इवन नंबर है, मगर हम क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाए इसको? ये है। बिकॉज ऑफ पैटर्न्स। देखो आपके माइंड में मैंने कहा था ना, ये देखो ये जो थी ना, ये है एक्सप्लिसिट, जो मैंने आपको अजम्पशन बताई, मैं बार बार इसको सर्कल कर रहा था कि यहाँ पे हमारा माइंड, क्योंकि हम इन नंबर्स को इग्नोर करते हैं, हमारा माइंड खुद ब खुद इनको सोचने लग गया। तो ये पैटर्न्स का चैलेंज है ना, कि हमारा माइंड बेसिकली पैटर्न्स पे काम करता है, फिक्स जहां पे वो चीज, ये चीज, क्योंकि हमने हमेशा इसको शुरू में ऐसे ही देखा है, इग्नोर कर दो इसको, इसलिए हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, सेवनटीन नहीं, 2 है आंसर, करेक्ट आंसर इज 2। वहां जो है वो इवन नंबर है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में बताएं, ये देखने में क्या लगता है? व्हाट लुक्स लाइक? टेलीविजन से, टेलीविजन। टेलीविजन, ओके। और ये कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हो सकता है, और इसके अलावा? इसके अलावा सर वॉशिंग मशीन भी हो सकती है। वॉशिंग मशीन, बाउल, रेडियो, ओवन। ओवन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो, डिशवॉशर, कुछ भी लगता है ना। बिल्कुल। अच्छा ये हम क्यों हमें लगता है कि ये चीजें ऐसी हैं? बेसिकली दिस इज द रीजन ऑफ फिक्सनेस। फिक्सनेस का मतलब है कुछ चीजें हमारे माइंड में फिक्स हो गई हैं, उनके स्ट्रक्चर हमारे माइंड में फिक्स हो गए हैं। ठीक है, अब वो टेलीविजन हमें इसलिए लग रहा था क्योंकि हमने अपने बचपन में जो टेलीविजन इस तरह देखे हैं। ठीक है, तो फिक्सनेस होती क्या है? फिक्सनेस बेसिकली एक कोग्निटिव बायसनेस, यानी हमारे माइंड में एक बायसनेस है जो चीजों को लिमिट कर देता है। यानी इसका मतलब है हमने जिस चीज को जिस शक्ल में देखा है, हम उसको उसी शक्ल में देखना चाहते हैं, और ये हमारे माइंड में ऐसे बन जाती है, हम इससे हट के चीजों को देखते ही नहीं है। अब ना एक टेलीविजन, अगर आप पुराने टेलीविजन देखें तो नॉर्मली आप देखते थे कि वो उनकी शेप उसी तरह की होती थी, ऊपर स्क्रीन होती थी, नीचे बटन होते थे इसी तरह के। ठीक है, बड़े बड़े से टेलीविजन जो होते थे। तो अब एक दफा ना ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने सोचा कि हमें ना इसको रीडिजाइन करना चाहिए, हमें ये जो बटन्स हैं नीचे के बजाय हम इसको टॉप पे क्यों ना लेके जाएं, क्योंकि टॉप में ज्यादा कन्वीनियंट होगा। नॉर्मली नीचे बटन हो तो आपको झुकना पड़ता है, टॉप पे हो तो आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। नीचे बच्चों के भी होता था ज्यादा कि बच्चे उन बटन्स को डिस्टर्ब करते थे। ठीक है, तो आप ऊपर से ये भी चैलेंज सेव कर सकते थे, मगर हमेशा वो स्टडी करते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले स्टडी करें कि बेसिकली ये जो बटन्स हैं ये नीचे क्यों है। तो उन्होंने उसको रिसर्च करनी शुरू कर दी, फाउंड करना शुरू कर दिया कि ये चैलेंज कहाँ से आया, ये बेसिकली ये डिजाइन कहाँ से आया। तो आखिरकार वो उस डिजाइन तक पहुंच गए। तो जिसने इनिशियल डिजाइन किया उससे पूछा कि आपने बटन नीचे क्यों रखे? उसने कहा कि बेसिकली जो हमारे टाइम में जो टेलीविजन थे ना, वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, तो हम बटन नॉर्मली निस्बतन ये जरा नाजुक होते हैं। ठीक है, अगर हम इनको टॉप पे लगा देते तो चैलेंज ये था कि इनका मेल्ट होने का चैलेंज था, तो इसलिए हमने इसको निचली साइड पे रखा था, क्योंकि हीट ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है।
मगर वो टेक्नोलॉजी तो कब की बदल गई थी, आज वो बाद में तो हीट वाला चैलेंज ही नहीं था, मगर क्योंकि दुनिया माइंड में एक स्ट्रक्चर ऐसा बन गया था कि टीवी होता ऐसा है तो वो बनता ही ऐसा चला गया। ठीक है, तो हमारे माइंड में जो बेसिकली स्ट्रक्चर बन जाते हैं कई दफा वो भी हमें डिफरेंटली सोचने नहीं देते। उसकी दूसरी जो एग्जांपल है, आप देखिए एक डॉग है, इसके सामने आपने क्या इसको बंद किया हुआ है, उसको यही लगता है मुझे बंद किया हुआ है, उसके माइंड में ये स्ट्रक्चर है कि शायद इस तरह चीजें बंद होती हैं। ठीक है, एक मैं और आपको एग्जांपल देता हूं, मगर उससे पहले हम टाइप्स डिस्कस कर लें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्सनेस। एक होती है स्ट्रक्चर्ड फिक्सनेस, यानी आपने जिस स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने टीवी की एग्जांपल दी, दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड फिक्सनेस, आपने जो चीज जिस शक्ल में देखी आपके माइंड में उसका स्ट्रक्चर बन गया। एक होती है फंक्शनल फिक्सनेस। फंक्शनल फिक्सनेस का कि आपने जो चीज जैसे काम करते हुए देखी वो चीज वैसी हो गई। ठीक है, अब वो जो थी ना जैक वाली एग्जांपल पीछे जो हमने देखी है, वो फंक्शनल फिक्सनेस थी, क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते थे भी जैक जो है वो इससे हटके भी वो काम कर सकता है, क्योंकि उसका कोर फंक्शन तो गाड़ी उठाना है, तो वो एक फंक्शनल फिक्सनेस थी। तो हमें क्रिएटिव होने के लिए इस फिक्सनेस को चैलेंज करना पड़ता है। एक आपको दूसरी एग्जांपल है, देखो ये पुराने जमाने की जो फ्रिज है, जब जो फ्रिज थी इलेक्ट्रिक फ्रिज नहीं थी, तो उससे पहले इस तरह की फ्रिज यूज होती थी। ठीक है, नॉर्मली क्या होता था कि बेसिकली दो कैबिन्स बनाए गए थे। ठीक है, ऊपर वाले कैबिन में आइस रखी जाती थी और नीचे वाले कैबिन्स में जो आपने बेसिकली चीजों को सेव और सिक्योर करना वो रखा जाता था, फूड बाकी इस तरह की जो चीजें। अच्छा, आइस ऊपर इसलिए रखी गई क्योंकि आपको पता है ना कि जो आइस हवा जब ठंडी होती है वो नीचे की जानब ट्रेवल करती है, हीट ऊपर की जानब ट्रेवल करती है, तो इसलिए जो जो पोर्शन था इसको क्या किया गया, ऊपर बनाया गया, और जो फूड वाला पोर्शन था उसको नीचे बनाया गया। ठीक है, ये इसका एक स्ट्रक्चर था। अच्छा, इस स्ट्रक्चरल फिक्सनेस की वजह से देखें, जब इलेक्ट्रिक फ्रिज भी डिजाइन हुई तो वो भी इसी मॉडल पे डिजाइन हुई कि जो फ्रीजर वाला पार्ट था जिसने फ्रीज करना था वो टॉप पे रखा गया और जो फूड वाला पॉइंट वो नीचे रखा गया। अब मुझे बताएं कौन सा पार्ट है जो ज्यादा यूज होता है, ऊपर वाला या नीचे वाला जिसका निस्बतन यूजेज ज्यादा होता है, फ्रीजर वाला या फ्रिज वाला? ठीक है, फ्रिज वाला। वो क्योंकि उसमें बार बार आप देखो, आपको चीजें वहां से उठाने के लिए झुकना पड़ता है, खोलना पड़ता है, झुकना बार बार, तो क्या अगर फूड वाला पार्ट ऊपर हो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, और जो आपका फ्रीजर वाला पार्ट जिसने कम यूज होना वो नीचे हो? अच्छा, जब ये बेसिकली स्टडीज की गई अगेन कि क्यों ऐसे डिजाइन किया गया, तो इसके पीछे यही डिजाइन मिला कि क्योंकि जो ओल्ड डिजाइन था फ्रिज का वो ऐसा था, तो हमने उसी डिजाइन को बेसिकली क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इंसान के माइंड की फिक्सनेस है कि वो जिस चीज को जैसे देखता है वैसे ही उसको फॉलो करता है। तो कई दफा हमें अपने फिक्स स्ट्रक्चर को चैलेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये एक दूसरी एग्जांपल है आप लोगों के सामने। ये एक एक्सपेरिमेंट है कि एक कैबिन है, कैबिन में टाइम थोड़ा है, मैं इसको स्किप ना कर दूं, ये आप लोग इसका आंसर करेंगे? ये कर दे सर, ये सर कर बाद में करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो बेसिकली फंक्शनल फिक्सनेस ये उसका आंसर है। अब देखें बच्चे क्यों क्रिएटिव हैं, किड्स ब्रेकिंग फंक्शनल फिक्सनेस। देखिए वो चीजों को कितने डिफरेंट वे में यूज करते हैं। हमारे नजदीक तो बर्तनों के बारे में क्या बना हुआ है कि सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करना है, ये आप देख रहे हैं ना वो कैसे कैसे कारनामे सर अंजाम देते हैं इन चीजों के साथ, यू विल अमेज्ड। ठीक है, ये देखो इसके ऊपर क्लाक बना हुआ है, इसका एक डिफरेंट यूजेज किया हुआ है, ये देखो डिफरेंट यूज कर रहे हैं, ड्रम बनाया हुआ है उसने। ठीक है, तो बच्चे इसलिए क्रिएटिव होते हैं क्योंकि उनके माइंड में फिक्स स्ट्रक्चर नहीं बने होते, चीजों के फिक्सनेस बहुत जो है वो कम होती है, इसलिए वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। अब ये देखो, ये जो नॉर्मली जो पेपर क्लिप्स वगैरह होते हैं, ये भी आप अब इसका कोर फंक्शन तो पेपर को बाइंड कलेक्ट करना है, आप डिफरेंटली यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने इस फिक्सनेस को चैलेंज किया। जी बिल्कुल चमकेगा। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो आपके पास जो इजाफी चीजें होती हैं, अब देखो फिक्सनेस है ना, आप उसकी चेंज कर दो, किसी ने मना थोड़ी किया होगा कि इसका ऐसे इस्तेमाल हो सकता है। अब वो जैसे वो 14 अगस्त पे बड़े बड़े बाजे ले लेते हैं, तो मैं एक दफा गांव में गया तो मैंने देखा कि वो ना गांव में बच्चों ने, हमारे गांव में बच्चों ने ना वो, अब 14 अगस्त के बाद वो बाजा फ्री था, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था ना जिसपे वो फूल सा बना होता है, उसको गुलदान बनाया हो, सॉरी गमला बनाया हो, उसके अंदर पौधा लगाया, इतना खूबसूरत लगे। मैंने कहा ये क्या, उन्होंने कहा जाफी था, हमने इसका ये बना लिया। एक्सीडेंट यार, हम तो फेंक देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो थिंकिंग का डिफरेंस। ठीक है,
आप अपने जो फिक्स चैलेंज है उनको, जो फिक्स स्ट्रक्चर है उनको चैलेंज करें। तो आज का पार्ट मैं यहाँ तक ही उसको रखूंगा क्योंकि टाइम एंड हो गया है। तो फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे कि ये तो था ना कि कौन सी चीजें हैं जो हमारी क्रिएटिविटी को खत्म करती है, जिसमें से नंबर 1 फियर ऑफ फेलियर था, नंबर 2 बेसिकली वी स्टक इनसाइड द पैटर्न, हम पैटर्न्स के अंदर जब फंस जाते हैं तो वो हमारी क्रिएटिविटी का किलर होता है। नंबर 3 फिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, जो फिक्सनेस है, हमने जिस चीज को जिस शक्ल में देखा हम उससे हटके उसका यूजेज ही नहीं चाहते, उसको यूज ही नहीं करते। कई दफा हमें क्रिएटिव होने के लिए उन अजम्पशंस को, उन स्ट्रक्चर को चैलेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी क्रिएटिविटी के किलर हैं। फ्यूचर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को किल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी को कैसे नर्चर कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उसको ज्यादा कर सकते हैं। ये डिटेल्ड कोर्स है और फिर फ्यूचर में हम इनोवेशंस पे भी काम करेंगे। जी इकरा, बिल्कुल सेशंस होंगे, आप लोग अलाइन रहे, हम सेशन करने में कंजूसी नहीं करते, हर वीक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक सेशन होता है। अच्छा, जिशान नजम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जिशान साहब आप काइंडली थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे आपने जो प्रॉब्लम फेस की, जिसकी वजह से हमें जो था वो चेंज करना पड़ा। प्लान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत उसके लिए माजरत सर जी। वो बेसिकली जो कहते हैं ना कि जब किसी चीज ने, इफ समथिंग हैज टू गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग, ये तो मर्फीज लॉ भी है। बहरहाल अभी उसका यही हो सकता है कि नेक्स्ट वीक अगर मौका मिल जाए तो फिर इंशाल्लाह उसको रिले कर देंगे। आज के लिए बहुत माजरत सब ऑडियंस से, आपसे भी, क्योंकि ये बियॉन्ड कंट्रोल एक मसला हुआ। और अदरवाइज मैंने यूपीएस पे अपने सेटिंग की होती है उसकी मॉडेम की, लेकिन आज वो चूंकि वही खराब हो गया तो उस वजह से कोई ऑप्शन ही नहीं था। मोबाइल डेटा भी इतना स्ट्रांग है नहीं। तो बहरहाल आज आपकी ये जो प्रेजेंटेशन सुन के काफी बड़ा अच्छा फील हुआ। इंशाल्लाह हम भी फ्यूचर में अच्छी तरह पार्टिसिपेट करेंगे। चले, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सो नाइस। अच्छा, यू वेलकम। पार्टिसिपेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट सेशन आ रहा है दैट इज अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये बेसिकली जो सेशन है, ठीक है, ये सेशन 9 फेब को है 7 to 9 PM, ठीक है। इससे पहले कुछ सेशन होगा हम आपसे शेयर कर देंगे, इसलिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे मुसलसल अपडेट्स आ रही होती हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं कि आज के दौर में बेसिकली सिर्फ इंटेलिजेंट होने से ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो इसके जो स्पीकर हैं वो फरीदुद्दीन कुरैशी साहब हैं, वो बेसिकली फैकल्टी मेंबर हैं सुलेमान दाऊद स्कूल ऑफ बिजनेस लम्स में, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बहुत इफेक्टिवली इस सेशन को मैनेज और ऑर्गेनाइज करेंगे आपके लिए इंशाल्लाह, ठीक है। वो अपनी इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो ये सेशन हमारा 9 फेब को आपने याद रखना है, ठीक है। आपने अपना फुल नेम, अपनी पिक्चर और आपने जो सेशन अटेंड किया आज का, ठीक है। इस सेशन का जो बेसिकली टाइटल आप लोग अबाउट क्रिएटिविटी लिख लीजिएगा, मगर टाइटल जो है वो दैट इज क्लोज वर्ल्ड प्रिंसिपल्स, हाउ वी कैन नर्चर, सॉरी हाउ जो है किलिंग आवर क्रिएटिविटी, ठीक है। तो आप फिलहाल इसी को क्रिएटिविटी लिख दीजिएगा, मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो ये डिटेल्स आपने शेयर करनी है, ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। सर इस तरह का एक और सेशन बिल्कुल होगा, स्लाइड्स का कुछ लिखा हुआ था, ये आपसे हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, ठीक है जी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।